ये कहानी एक टिपिकल मैनवा की तरह शुरू होती है, जहां दुनिया के अंत में हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक ओवर पावर एबिलिटी मिल जाती है। लेकिन इस बार सिर्फ एक वजह नहीं थी दुनिया खत्म होने की, बल्कि कई क्राइसिस एक साथ हो रही थी। एक पैंडेमिक, वॉर, इकोनॉमिक डिक्लाइन और फूड शॉर्टेज। लेकिन ये सब सिर्फ वार्निंग साइंस थे। असली तबाही तब आई जब गेम जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स, जिन्हें मॉन्स्टर्स कहा जाता है, वो अचानक प्रकट हो गए और उन्होंने ह्यूमैनिटी को एक्सटेंशन के करीब पहुंचा दिया। आगे जो हुआ वो काफी प्रिडिक्टेबल था। जैसे नॉवेल्स में होता है, मेटा ह्यूमंस यानी वो लोग जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थीं, वो अचानक दिखने लगे। मगर कुछ चीजें नॉवेल्स से अलग थीं, क्योंकि मेटा ह्यूमंस इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इस अपोकलिप्स को रोक सके। और इसी के साथ हम अपोकलिप्स के 3 दिन बाद एक शट इन को देखते हैं। जिन्हें नहीं पता, तो शट इन उन्हें कहते हैं जिनको एक बंद कमरे में रखा जाता है, खासकर उनकी एज, इलनेस या किसी डिसेबिलिटी के चलते। तो चलिए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। वो आराम से चिप्स खा रहा था और सोडा पी रहा था। ऑनेस्टली ये एक अच्छा साइन था। ये दिखाता था कि दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और ये शटन जो इतने आराम से स्नैक्स खा रहा था, वो इस बात का प्रूफ था। लेकिन भले ही वो जिंदा था, वो पूरी तरह अकेला था। ये ख्याल उसे काफी उदास कर देता था। वो अकेला था इस 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में। उसके माँ पिता, दादा और दादी सब जा चुके थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता ने इस जगह को खरीदने का फैसला किया था और इसके लिए बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फैमिली के सारे एसेट्स जो 200 करोड़ के थे, वो भी इसमें लगा दिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट जो अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था, वो फिर भी इस अपार्टमेंट में रह रहा था। इसका कारण था एक टैक्स बेनिफिट स्कीम। इस बेनिफिट को पाने के लिए प्रॉपर्टी में कम से कम 2 साल तक किसी का रहना जरूरी था। इसीलिए उसकी फैमिली ने ये जगह खाली नहीं छोड़ी और उसे यहाँ रहने के लिए कह दिया। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ, तब से वो यहाँ फंसा हुआ है। वो अपने फोन को देखता है जिसमें नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा था। ये देखकर वो और ज्यादा उदास हो जाता है। तभी एक जोरदार दहाड़ उसकी जगह को हिला देती है। वो सिर उठाकर देखता है और आसमान में एक मॉन्स्टर ग्लाइड करता हुआ उसकी अपार्टमेंट की ओर आ रहा है। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर करीब आता है, वो अपना गंदा मुंह खोलता है, जैसे वो उसे निगलने वाला हो। वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखती है जिसमें लिखा होता है कि एक सब्जेक्ट, जिसे एंट्री की अनुमति भी नहीं थी, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन चौंकता नहीं है, क्योंकि यही डिफेंस मैकेनिज्म अब तक उसे जिंदा रखे हुए था। लेकिन यही सिस्टम उसके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर भी बन गया है। वो हर कोशिश करता है डोर को खोलने की, वो डोर को लात भी मारता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। दुनिया खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं और यही एबिलिटी उसे जिंदा रखे हुए है। लेकिन इसी वजह से वो इस अपार्टमेंट में ट्रैप्ड भी है। रात के समय वो अकेले चुपचाप बैठा रहता है। सामने सिस्टम विंडो चमक रही होती है। उस पर लिखा होता है कि द अल्टीमेट शट इन कैनॉट लीव द हाउस। ये पढ़कर उसे गुस्सा आता है। उसे इस गंदे हालात में खींच लाया गया है और अब उसे एक ऐसा मेस्ड अप टाइटल दिया जा रहा है जैसे कि ये कोई बड़ी बात हो। अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लगी है, जो है उसकी फूड सप्लाईज। कल से इलेक्ट्रिसिटी भी कट चुकी है और वो फ्रिज में रखे साइड डिशेस पर सरवाइव कर रहा है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। उसके पास अब सिर्फ कुछ रामेन के पैकेट बचे हैं। तभी सिस्टम विंडो फिर से पिंग करती है। उसमें नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक कैलिकन को हंट किया है और इसके बदले उसे काफी एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। उसकी स्किल लेवल भी इंक्रीज हो गई है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो बाहर देखता है और देखता है कि मॉन्स्टर का लाइफलेस बॉडी जमीन पर पड़ा है। तभी उसे एहसास होता है कि अब वो मॉन्स्टर गॉब्लिन्स द्वारा खाया जा रहा है। ये देखकर उसे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में उस मॉन्स्टर को हंट कर दिया, और वो भी बिना इसे समझे। इसी बीच सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसे एक नया स्किल मिला है और पास में एक लूट ने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। सिस्टम अब लूट की कैलकुलेशन कर रहा है। तभी उसे कुछ भयानक दहाड़े सुनाई देती हैं। वो नीचे देखता है और गॉब्लिन्स को देखता है जो मॉन्स्टर के फ्लेश को डिवावर करने के बाद पूरी तरह पागल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस खाने पर वो पार्टी कर रहे थे वो गायब हो रहा है, और गॉब्लिन्स इस बात से गुस्से में हैं कि खाना उनके हाथ से फिसल रहा है। मॉन्स्टर का बॉडी डिसअपियर होने की वजह सिस्टम से जुड़ी हुई है। सिस्टम बताता है कि लूट कैलकुलेशन पूरी हो गई है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को करीब 2.2 मिलियन यूएन मिल चुके हैं। उसी समय कमरे की लाइट्स फ्लिकर करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी अचानक वापस आ जाती है। सिस्टम अब और इन्फॉर्मेशन दिखाता है जिसमें एक नया स्किल रिवील होता है, हाउस डिक्लेरेशन, जो कि लेवल 3 पर है। ये एक पासिव स्किल है और कोई भी घर के रूलर की परमिशन के बिना घर में दाखिल नहीं हो सकता। दूसरा पैसिव स्किल है डिग्निटी प्रिजर्वेशन, जो लेवल 1 पर है। ये स्किल उसकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए हाउस के आधे फंक्शंस को रिस्टोर कर देता है। सिस्टम ये भी दिखाता है कि उसका वॉलेट लेवल मैक्स्ड आउट है और अब उसके पास कुल 2.2 मिलियन यूएन है। प्रोटैगनिस्ट अपनी खुशी रोक नहीं पाता जब वो पावर वापस आते देखता है। वो फ्रिज की तरफ दौड़ता है और उसे खोलकर कंफर्म करता है। फ्रिज चल रहा है। इतना ही नहीं, अब टैप्स में पानी आ रहा है और इलेक्ट्रिक स्टोव भी काम कर रहा है। एक्साइटमेंट से भरा वो खुशी के आंसू बहाने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा हो, जैसा दुनिया के खत्म होने से पहले था। लेकिन एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ वो अपना फोन उठाकर नेटवर्क चेक करता है।
अफसोस की बात है कि नेटवर्क अभी भी काम नहीं कर रहा। ये देखकर वो डिसअपॉइंटेड तो होता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पेन ड्राइव पर जाती है। वो उसे उठाता है और अपने पीसी में लगाकर फाइल्स प्ले करता है। उसमें उसके पेरेंट्स द्वारा रिकॉर्ड की गई मेमोरीज होती हैं। ये उसके बचपन और उसकी जिंदगी के सफर के पल होते हैं, जो दिखाते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बड़ा हुआ। ये सब देखकर वो अंदर तक हिल जाता है। इन मेमोरीज से उसका दिल सुन्न हो जाता है और वो बस यही चाहता है कि वो किसी तरह अपने परिवार को वापस देख सके। वो ये ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को यहाँ लाएगा। वो खड़ा होता है और अपने अंदर रिजॉल्व को स्टील करता है, लेकिन उसके ख्यालों में खोने से पहले एक सिस्टम विंडो उसका ध्यान खींचती है। उसमें लिखा होता है कि अब वो स्टोर में लिस्टेड आइटम्स को ओरिजिनल प्राइसेस पर खरीद सकता है। ये उसके लिए कुछ नया है और वो स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। क्यूरियस होकर वो स्टोर आइकॉन दबाता है। सिस्टम विंडो खुलती है, जिसमें उसके पैसे और आइटम्स लिस्ट करने का ऑप्शन दिखता है। सिस्टम उसके वॉलेट से लिंक लगता है, क्योंकि वो उसके पास मौजूद पैसे दिखा रहा है। वो इस सिचुएशन पर ज्यादा सोचने की बजाय बालकनी विंडो खोलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखने वाला होता है, सिस्टम उसे एक वार्निंग के साथ रोक देता है। वो घर से बाहर नहीं जा सकता। ये तो उसने एक्सपेक्ट किया था। भले ही उसका स्किल लेवल थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन वो अभी भी ट्रैप्ड है। लेकिन एक बात साफ है, अगर वो मॉन्स्टर्स को हंट करता है तो उसका लेवल बढ़ेगा और शायद उसे नए स्किल्स अनलॉक करने को मिलेंगे। शायद उन स्किल्स में से कोई उसे बाहर जाने का रास्ता दे। लेकिन समस्या ये है कि उसकी करंट स्टेट में वो मॉन्स्टर्स को कैसे मारेगा, इसका उसे कोई आइडिया नहीं है। सिचुएशंस जैसे कालिकन वाले बार बार होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये काफी रेयर है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शायद वो गॉब्लिन्स को मार सकता है। वो फ्रिज से एक पानी की बोतल उठाता है और पूरी ताकत से उसे फेंक देता है। बोतल अपार्टमेंट से बाहर उड़कर चली जाती है। ये देखकर वो मोमेंटरीली खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पहले लगा था कि शायद वो चीजों को बाहर फेंक भी नहीं सकता। फिर वो इसे एक कदम आगे ले जाने का फैसला करता है। वो एक डंबेल उठाता है और बैल्कनी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, उसे कुछ अजीब नजर आता है। गॉब्लिन्स वहां हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एरिया छोड़कर जा रहे हैं। उनके पास मरे हुए मॉन्स्टर के चंक्स हैं, जिन्हें वो घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो बेसिकली रिट्रीट कर रहे हैं। ये देखकर शट इन थोड़ा एंग्शियस हो जाता है। उसे लगता है कि उसका आखिरी मौका हाथ से निकल रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वो जल्दी से अपना हाथ घुमाता है और डंबेल को बाहर फेंक देता है। लेकिन डंबेल किसी गॉब्लिन को हिट करने के बजाय सीधा मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर पर जा गिरता है। इससे फ्यूरियस गॉब्लिन्स का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब गॉब्लिन्स ने उसे देख लिया है। अब वो पूरी तरह डरा हुआ पसीने में डूबा हुआ है। उसके पास एक और डंबेल बचा है, लेकिन वो इसे फिर से वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास घर में ऐसी और कोई चीज नहीं है जो इन मॉन्स्टर्स को मारने में उसकी मदद कर सके। और वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि टीवी या कंप्यूटर को उठाकर बाहर फेंक सके। वो गॉब्लिन्स को देखता है, जो पहले से ज्यादा फ्यूरियस हो गए हैं। गॉब्लिन्स का गुस्से में बौखलाना देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। उसे ये रियलाइज होता है कि अब ये गॉब्लिन्स उसे फाड़ने के लिए रेडी हैं। वो बिल्डिंग की तरफ चार्ज करते हैं, लेकिन स्ट्रेंजली ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। असल में यही तो वो चाहता था। गॉब्लिन्स अब और करीब आ रहे हैं और अब वो उन्हें बिना चूके मार सकता है। ये उसका मौका है। तभी उसे सिस्टम के स्टोर ऑप्शन की याद आती है, जो उसने पहले अनलॉक किया था। वो तुरंत अपने सिस्टम पैनल को एक्टिवेट करता है, फिर वो स्टोर खोलता है और फिर लिस्ट आइटम ऑप्शन को प्रेस करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो डंबेल को लिस्ट करना चाहता है। वो अग्री करता है। जैसे ही वो अग्री करता है, सिस्टम डंबेल को स्कैन करता है और अब वो डंबेल स्टोर में अनलॉक हो चुका है। अब वो इसे लगभग 17,000 युआन में खरीद सकता है। शट इन को ये देखकर काफी सरप्राइज होता है कि जो प्राइस लिस्ट हुआ है वो बिल्कुल वही है जो उसने ऑनलाइन डंबेल खरीदते समय दिया था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि मार्केट रेट्स वैसे ही हैं जैसे दुनिया खत्म होने से पहले थे। वो तुरंत 2 और डंबेल्स खरीद लेता है। ट्रांजैक्शन पूरा होते ही सिस्टम विंडो एक ब्लू लाइट के साथ चमकती है और डंबेल मटेरियलाइज होने लगते हैं। ये देखकर हमारा बंदा खुशी से झूम उठता है। उसकी खुशी की चीखें अपार्टमेंट के बाहर तक सुनाई देती हैं। अगले ही पल वो डंबेल को पूरी ताकत से फेंकता है। बैम! वो सीधे एक ग्रीन गॉब्लिन के सिर पर लगता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। इससे उसे कुछ एक्सपी और करीब 3,000 युआन मिलते हैं, जो तुरंत उसके वॉलेट में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये देखकर वो थ्रिल्ड हो जाता है। नीचे गॉब्लिन्स, जो अपने साथी को गिरा हुआ देख रहे थे, वो पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने साथी को प्रॉपरली मोर्न कर सकें, उनकी नजर एक और डंबेल पर जाती है जो उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। गॉब्लिन्स जल्दी जल्दी स्कैटर हो जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से ये डंबेल किसी को हिट नहीं करता। इस मिस शॉट से शट इन काफी अनॉयड हो जाता है, इसलिए वो और भी पैसे खर्च करता है और 3 और डंबेल्स खरीद लेता है। इस बार वो तुरंत तीनों फेंक देता है और इस बार वो एक गॉब्लिन को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि उसने एक लेवल 6 गोब्लिन को खत्म कर दिया है। जैसा कि यूजुअल है, उसे कैश मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका स्किल लेवल बढ़ गया है और उसने एक नई एबिलिटी अनलॉक कर ली है।
टर्न्स आउट अब उसे एक ऑल्टरनेट डायमेंशन का एक्सेस मिल गया है जहां वो आइटम्स को स्टोर कर सकता है। एक्साइटेड होकर वो सिस्टम को कमांड देता है कि वो स्टोरेज को ओपन करे। जैसे ही सिस्टम स्टोरेज ओपन करता है, वो पूछता है क्या वो डंबेल को अंदर रखना चाहता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो अग्री कर लेता है। डंबेल पिक्सलेट होना शुरू हो जाता है और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो कंफर्म करती है कि उसने सक्सेसफुली एक नॉन स्लिप 3 किलो का डंबेल स्टोर कर लिया है। फिर सिस्टम पूछता है कि क्या वो स्टोरेज से कोई आइटम समन करना चाहता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो जल्दी से हाँ बोलता है। डंबेल इंस्टेंटली उसके हाथ में मटेरियलाइज हो जाता है और ये देखकर वो थ्रिल्ड हो जाता है। उसे अब ये रियलाइज होता है कि वो स्टोरेज से आइटम्स को कहीं भी समन कर सकता है। डंबेल वापस हाथ में लेकर वो विकेडली ग्रिन करता है, जैसे उसकी इंट्रूसिव थॉट्स अब काबू से बाहर हो रही हों। वो इस नए स्किल के पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाता। तो वो डिसाइड करता है कि अब अल्टीमेट प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। वो आराम से डंबल्स खरीदता है और उन्हें स्टोरेज में स्टोर करता जाता है। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो स्टोरेज को ओपन करने का कमांड देता है और एक सिंगल कमांड के साथ एक बंच ऑफ डंबल्स अपीयर हो जाते हैं, जैसे उसने बेबीलोन के गेट्स खोल दिए हों। वो उन डंबल्स को बारिश की तरह गिरा देता है, जैसे वो खुद गिलगमेश हो। गॉब्लिन्स बस ऑ में खड़े देखते रह जाते हैं जब मैसिव नंबर ऑफ डंबल्स उनके ऊपर गिरने लगते हैं। उनमें से कुछ तो पूरी तरह से टेरिफाइड हो जाते हैं और जैसे ही डंबल्स उन पर गिरते हैं, गॉब्लिन्स मरने लगते हैं। हर गॉब्लिन के गिरने के साथ वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स क्लेम करता जाता है। कुल मिलाकर उसे सिर्फ इस एक अटैक से 54,000 युआन मिलते हैं। सिस्टम फिर पूछता है कि क्या वो एडिशनल आइटम्स लिस्ट करना चाहता है। हमारा बंदा तुरंत यस बोल देता है। चूंकि स्टोर में मैक्सिमम 10 आइटम्स लिस्ट हो सकते हैं, वो ग्रोसरीज और कुछ जरूरी चीजों को लिस्ट कर देता है। वो यहाँ तक कि गॉब्लिन्स को हराने के लिए यूज किया गया डंबेल भी बेच देता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसने नोटिस किया कि उसके पास से एक यून कम हो गया है। वो सोचता है कि ये कैसे हुआ होगा और फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है। ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसका रेफ्रिजरेटर चल रहा है और इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर बिल्स उसके पैसे खा रहे हैं। ये न्यूज़ उसे थोड़ा परेशान कर देती है क्योंकि उसके पास अब घर के एक्सपेंसेस कवर करने का कोई और तरीका नहीं है। गॉब्लिन्स पर डंबल्स गिराने के बाद वो डरपोक भाग गए और अपना पुराना घर छोड़ गए। तब से वो सिर्फ 2 और गॉब्लिन्स को मार पाया है और उसे यकीन नहीं है कि आसपास हंट करने के लिए और कोई क्रीचर बचा है या नहीं। जब वो नीचे देखता है तो उसे सिर्फ एक मरे हुए मॉन्स्टर का सड़ा हुआ सिर दिखता है। शट इन को पता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ हंट नहीं किया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसे किसी भी तरह से कुछ ना कुछ फिगर आउट करना ही होगा। वो आसमान की तरफ मायूस चेहरे के साथ देखता है, होपिंग कि उसे कोई फ्लाइंग मॉन्स्टर दिख जाए जिसे वो हंट कर सके। और लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है क्योंकि उसे अचानक एक विशाल मॉन्स्टर आसमान में ग्लाइड करता हुआ नजर आता है। शट इन मोमेंटरीली शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो इस मौके को वेस्ट नहीं करना चाहता जो किस्मत ने उसे दिया है। वो जल्दी से हंट की तैयारी करता है। वो एक बड़ी चम्मच को एक लैडर से बांधता है और उसे बैल्कनी के ऊपर एक्सटेंड करता है क्योंकि वो बाउंड्रीज के बाहर कदम नहीं रख सकता। फिर वो शाइनी स्पून को चमकाकर मॉन्स्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। जैसा एक्सपेक्टेड था, मॉन्स्टर आखिरकार बिल्डिंग से आती हुई चमक पर ध्यान देता है और जैसे ही उसकी नजर शट इन पर पड़ती है, वो बिल्डिंग की तरफ चार्ज करता है, उसे जिंदा खाने के लिए। शट इन खुश है कि उसने सक्सेसफुली इस बेवकूफ मॉन्स्टर को बेट कर लिया और जब मॉन्स्टर बैरियर से टकराता है तो उसका सिर बाउंस बैक हो जाता है। शट इनको पूरा भरोसा है कि अब डील पक्की है और जल्द ही उसका लेवल अप होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने पंख जोर जोर से फ्लैप करने लगता है। उसके पंखों से आने वाली हवा इतनी जबरदस्त होती है कि शट इन मुश्किल से खड़ा हो पाता है। वो लगातार पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। इवेंचुअली मॉन्स्टर उसकी नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन जब हमारा बंदा बैल्कनी से झांकता है तो वो शॉक हो जाता है। वो क्रीचर उसकी खिड़की के ठीक बाहर बैठा होता है। वो क्रीपी चीज दहाड़ मारती है, उसका ट्विस्टेड टंग लटकता हुआ और लार टपकती हुई। उसकी निगाहें हमारे बंदे पर ऐसे टिकी हैं जैसे वो उसका अगला स्वादिष्ट स्नैक हो। शट इन दूसरी तरफ इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पाता। मॉन्स्टर फिर अपना मुंह बंद करता है और अपनी मजबूत बीक को बैरियर पर मारता है। सिस्टम तुरंत एक वार्निंग फ्लैश करता है, अनऑथराइज्ड एंटिटी इज अटेम्प्टिंग टू एंटर। लेकिन चाहे मॉन्स्टर कितनी भी ताकत लगा ले, वो बैरियर को तोड़ नहीं पाता। हर इम्पैक्ट बेकार साबित हो रहा है। लेकिन उसके हमलों की शीर स्ट्रेंथ देखकर शट इन हैरान रह जाता है। अब उसे शक होने लगता है कि क्या ये बैरियर सच में इन हमलों को झेल पाएगा। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो जल्दी से अपना स्टोर खोलता है और लिस्टेड आइटम्स चेक करता है। अब तक की उसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लूट कैलकुलेटर तभी एक्टिवेट होता है जब पास में कोई कॉर्प्स हो। शटिन को याद आता है कि उसकी गॉब्लिन हंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि कुछ सर्वाइवर्स ने अपने मरे हुए साथियों के कॉर्प्सेस उठा लिए थे और जब वो कॉर्प्सेस डिस्टेंस लिमिट से बाहर हो गए तो लूट कैलकुलेटर एक्टिवेट नहीं हुआ। वो ये नहीं चाहता कि इस बार ऐसा कुछ हो, तो वो सोचता है कि मॉन्स्टर को एक ही शॉट में कैसे गिराया जाए। तभी उसकी नजर स्टोर में स्टैक्ड 900 मिलीलीटर की कनोला ऑयल बॉटल्स पर पड़ती है। वो बिना वक्त गवाए जल्दी से 10 बॉटल्स खरीद लेता है।
जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, सारी बॉटल्स उसके पैरों के पास प्रकट हो जाती हैं। वो जल्दी से उन्हें उठाता है और एक पैन को स्टोव पर रखता है। वो सारी ऑयल पैन में डाल देता है और हीट चालू कर देता है। इसके बाद वो ब्रूम स्टिक लेता है और उसके चारों तरफ डिस्पोजेबल पेपर लपेटता है। वो उसे टेप से सिक्योरली बांध देता है। वो उस पेपर को ऑयल में सोक करता है और फिर स्टोर खोलकर बॉइलिंग हॉट कनोला ऑयल को लिस्ट कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि बॉइलिंग हॉट ऑयल सक्सेसफुली लिस्ट हो चुका है। इसके बाद वो लाइटर उठाता है और सोक्ड पेपर को जलाने के लिए तैयार हो जाता है। पेपर जल्दी से आग पकड़ लेता है। वो विंडो के पास आता है और देखता है कि मॉन्स्टर अभी भी उसकी अपार्टमेंट की छत पर बैठा हुआ है, जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर को पता नहीं कि उसका शिकार असल में शिकारी बन चुका है और अब ये सबक वो मॉन्स्टर को बहुत कड़वे तरीके से सिखाने वाला है। शट इन जल्दी से कैनोला ऑयल समन करता है। जैसे ही सिस्टम विंडो एक्टिवेट होती है, बॉइलिंग हॉट ऑयल मॉन्स्टर के सिर पर गिरने लगता है। ऑयल गिरते ही मॉन्स्टर दर्द से चीखने लगता है। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन शट इन की योजना अभी खत्म नहीं हुई है। वो आग को और ज्यादा भड़काने के लिए तैयार है। जैसे ही आग ऑयल सोक्ड मॉन्स्टर को छूती है, वो तुरंत इग्नाइट हो जाता है। मॉन्स्टर की दर्दनाक चीखें शट इन के कानों में एक विक्ट्री विसल की तरह लगती है। वो देखता है कि मॉन्स्टर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उसका शरीर जलता हुआ जमीन पर गिरता है और उसका कष्ट अंत में खत्म हो जाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और शट इन को कैलिकन को हराने के लिए बधाई दी जाती है। उसे मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपी मिलता है, उसका स्किल लेवल बढ़ता है और एक नया स्किल अनलॉक होता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, सिस्टम हंटेड मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है और उसे लूट के तौर पर रजिस्टर करता है। लूट कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद उसे 9 मिलियन यून के तौर पर रजिस्टर किया जाता है। शट इन जब इतने मैसिव अमाउंट को देखता है तो उसका दिमाग लिटरली सनक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वो इस शॉक से पूरी तरह रिकवर कर पाए, एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है। नोटिफिकेशन रिवील करती है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और अब टेरिटरी एक्सपेंशन शुरू हो रहा है। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो, या कम से कम शट इन को ऐसा फील होता है। उसे अपने दिल पर एक अजीब सा दबाव महसूस होता है और उसकी पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होने लगती है। ये सेंसेशन इतना इंटेंस हो जाता है कि उसका दिल दर्द करने लगता है। उसकी सेंसेस ग्रो करती रहती हैं और एक पॉइंट पर आकर वो लिटरली बिल्डिंग के बाकी अपार्टमेंट्स के अंदर देख पाता है। वो वहां एक सर्वाइविंग फैमिली को देखता है और ये उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके अलावा यहाँ कोई और भी रहता है। अचानक उसकी आंखों का कलर बदल जाता है और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी अजीब रीजन से वो अब लोगों को देख पा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक वो रिकवर कर लेता है और चीजों को नॉर्मली ऑब्जर्व करना शुरू करता है। तभी सिस्टम उसे इन अनएक्सपेक्टेड नेबर्स से इंट्रोड्यूस करता है। पहला एडल्ट है चॉय ह्यूंग जून, जो लेट 30s में एक हस्बैंड है। दूसरी एडल्ट है पार्क हीवॉन, उसकी वाइफ, जो भी लेट 30s में है। इनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं, चॉय नायोन, उनकी 6 साल की पहली बेटी, और चॉय सियोयन, उनकी 3 साल की छोटी बेटी। सिस्टम बताता है कि ये इंडिविजुअल्स उसकी टेरिटरी के सिटीजन्स बनने की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अब सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो इन्हें सिटीजनशिप देना चाहता है। शट इन थोड़ा अनश्योर है कि उसे इन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं दी तो क्या होगा। तभी सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी बीइंग को सिटीजनशिप नहीं दी गई तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा और वो मॉन्स्टर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। इस हार्श रियलिटी को फेस करते हुए शट इन सेल्फिश बनने के बजाय जेनरस लैंडलॉर्ड बनने का फैसला करता है। जैसे ही वो कमांड देता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि चॉय ह्यूंग जून, पार्क हीवॉन, चॉय नायोन और चॉय सियोयन को सिटीजनशिप दे दी गई है। शट इन को इस डिसीजन के बाद अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने इससे सिटीजनशिप रिलेटेड और भी स्किल्स अनलॉक किए होंगे। वो इसे चेक करने का प्लान बनाता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी नई स्किल अनलॉक हो चुकी है, जिसका नाम है अल्टीमेट आईज। लेकिन शट इन अभी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वो सिस्टम को स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड और कुछ है कि नहीं। सिस्टम एक नई नोटिफिकेशन फ्लैश करता है, जो उसकी एक नई स्किल के बारे में है, रूलर डिक्लेरेशन। ये एक पासिव स्किल है जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी बिना रूलर की परमिशन के घर में एंटर नहीं कर सकता। इसके साथ एक नया आइकॉन भी दिखता है, सिटीजनशिप मैनेजमेंट। शट इन तुरंत इसे एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, क्योंकि यही वो ढूंढ रहा था। जब वो इसे खोलता है तो उसे सारे 4 सिटीजन्स के नाम दिखाई देते हैं, उनके पावर लेवल्स और ट्रस्ट लेवल्स के साथ। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो कुल 600 सिटीजन्स तक रख सकता है। 600 कोई छोटा नंबर नहीं है और ये उसे स्टैगरिंग लगता है। फिर वो एक सिटीजन के नाम पर क्लिक करता है और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखता है, यहाँ तक कि उसे उनके एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट और मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट की डिटेल्स भी दिखती हैं। उसे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, वो या तो उस सिटीजन को क्वेस्ट असाइन कर सकता है या फिर उन्हें अपनी टेरिटोरी से एक्सपेल कर सकता है। शट इन को एक्सपीरियंस और मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट का पूरा कंसेप्ट समझ नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये इस बात को रिफर करता है कि सिटीजन्स उससे कितना एक्सपीरियंस और पैसा शेयर करते हैं।
और ये फैक्ट कि वो इन रेट्स को कंट्रोल कर सकता है उसे किसी चीट कोड जैसा फील होता है। आखिरकार अब ये पूरी तरह उसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा और एक्सपीरियंस अपने पास रखना चाहता है। शट इन को क्वेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है और क्यूरियोसिटी में वो बटन प्रेस करता है। एक नई स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसे क्वेस्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देती है, जैसे क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, डेडलाइन, रिवॉर्ड और पेनल्टी फॉर फेलियर। बिना ज्यादा सोचे वो जल्दी से चॉय ह्यूंग जून को एक सिंपल टास्क असाइन करता है, 168 घंटे के अंदर एक गॉब्लिन को मारने का। रिवॉर्ड एक छोटा सा एक्सपीरियंस अमाउंट होता है और पेनल्टी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। सिस्टम उसे क्वेस्ट कंफर्म करने का प्रॉम्प्ट देता है, लेकिन कंफर्म करने से पहले शट इन सोचता है कि पेनल्टीज को कितना एक्सट्रीम किया जा सकता है। टेस्ट करने के लिए वो पेनल्टी को चेंज करके डेथ अपॉन फेलियर कर देता है। शट इन को यह देखकर शॉक लगता है कि सिस्टम इसे बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि वो क्वेस्ट कंफर्म नहीं करता और उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। शट इन इस बात से काफी ट्रबल्ड हो जाता है कि उसके पास इतनी बड़ी पावर है कि वो किसी भी सिटीजन को सिर्फ पेनल्टी के जरिए मार सकता है। ये सोच उसे डीपली अनईजी कर देती है। वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच उसे अपनी नई अक्वायर्ड स्किल अल्टीमेट आइज का इस्तेमाल करने का ख्याल आता है। जब वो स्किल एक्टिवेट करता है तो उसकी पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाती है और वो लिटरली हर चीज देख सकता है। इस बार उसे नीचे एक फैमिली नजर आती है। वो देखता है कि वाइफ हीवॉन अपने हस्बैंड ह्यूंग जून से पूछ रही है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। हंग जून खुद भी क्लूलेस है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर पानी लाने की कोशिश करेगा। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो बच्चों के साथ यहीं रुके और उसका इंतजार करे, लेकिन हेवन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि बाहर का एरिया मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। हेवन उसे याद दिलाती है कि शायद उसे पानी ना भी मिले, लेकिन हंग जुन कन्वीनियंस स्टोर का जिक्र करता है जो पास में है। वो कहता है कि वो एक बड़ा स्टोर है और वहां कुछ मिलने की संभावना है। प्यास से परेशान बच्चे अपने पिता से पानी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे हंगजुन पर और प्रेशर आ जाता है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और उसे बाहर जाना ही होगा। हंगजुन अपनी वाइफ को भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी वापस आएगा। उसकी वाइफ डरते हुए भी उसे जाने देती है। शट इन अपना स्किल बंद करता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि बाहर की हालत कितनी खराब हो चुकी है। वो अपना स्टोर इंटरफेस खोलता है, ये देखने के लिए कि क्या वो स्टोर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकता है। जब वो विंडो स्किल एक्टिवेट करता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी तीनों स्टोरेज रिलेटेड स्किल्स अभी भी लेवल 1 पर हैं। लेकिन उसे ये देखकर खुशी होती है कि वो इन्हें सिर्फ एक पॉइंट से अपग्रेड कर सकता है और उसके पास फिलहाल 3 पॉइंट्स हैं। सिस्टम उसे प्रॉम्प्ट करता है कि क्या वो अल्टीमेट शट इन स्टोर स्किल को अपग्रेड करना चाहता है। बिना वक्त गवाए वो येस प्रेस करता है। सिस्टम विंडो नीली रोशनी से ग्लो करती है और अपग्रेड कंप्लीट होते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि स्टोर अब लेवल 2 पर है। अब वो 20 आइटम्स लिस्ट कर सकता है और साथ ही एक 10% डिस्काउंट सभी आइटम्स की प्राइसेस पर अप्लाई होता है। अपग्रेड के बाद शटिन को याद आता है कि उसके पास अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हैं। सोच विचार के बाद वो डिसाइड करता है कि एक पॉइंट वो स्टोर में और दूसरा डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में उसे और सिटीजन्स एनकाउंटर करने पड़ सकते हैं। वो स्टोर का लेवल फिर से अपग्रेड करता है और जब स्टोर लेवल 3 पर पहुंचता है तो आइटम्स की लिमिट 40 हो जाती है। साथ ही एक नया फीचर अनलॉक होता है, रिस्टोर आइटम्स। ये फीचर पुराने और खराब आइटम्स को वापस नए जैसा बना सकता है। शटिन को यह फीचर काफी यूजफुल लगता है और वो थ्रिल्ड होता है कि उसने स्टोरेज लेवल को 3 तक अपग्रेड कर दिया। अब वो बिना समय बर्बाद किए अपनी प्लानिंग में लग जाता है। वो अपने स्टोर को खोलता है और पानी और संतरे खरीदता है। इसके बाद वो अपनी बाकी स्किल्स को भी अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। सिस्टम उससे प्रॉम्प्ट करता है कि क्या वो अल्टीमेट शट इन डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल का लेवल बढ़ाना चाहता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो तुरंत यस पर क्लिक कर देता है। मेरे भाई का प्लान बिल्कुल क्लियर है। अगर वो अपने नेबर्स को इलेक्ट्रिसिटी और पानी जैसी जरूरी चीजें प्रोवाइड करता है तो वो उनसे बदले में कई तरह की चीजें रिक्वेस्ट कर सकता है। अब जब डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल लेवल 2 पर है तो वो एक नया फीचर अनलॉक करता है, द एबिलिटी टू रजिस्टर वैसल्स। हालांकि शट इन को यह भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। इसी बीच ह्यूंग जून अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ जुटा सके। हायेवन के लिए अपने हस्बैंड को इस तरह घर छोड़ते हुए देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपने बच्चों को रियश्योर करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। वो उन्हें इनकरेज करता है कि वो ब्रेव बने और उसके जाने के बाद घर की रक्षा करें। हालांकि लड़कियां विजिबली डरी हुई हैं और वो नहीं चाहती कि उनका पिता उन्हें छोड़कर जाए। उनकी छोटी सी आवाज कांप रही है क्योंकि वो उनसे रुकने की मिन्नतें करती है। ह्यूंग जून फिर से दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और वादा करता है कि वो सबके लिए खाना और पानी लेकर लौटेगा। वो बच्चों से कहता है कि उसकी अनुपस्थिति में वो उनकी माँ की बात माने, लेकिन तभी छोटी लड़की का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने पिता को याद दिलाती है कि बाहर मॉन्स्टर्स हैं। कहानी अचानक थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में जाती है। एक ऐसा पल जब दोनों लड़कियां पार्क में खुशी खुशी खेल रही थीं, जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली नहीं थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। केओस इरप्ट होता है क्योंकि गॉब्लिन्स अचानक सड़कों पर भर जाते हैं।
लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं और उनके चेहरे की खुशी शेयर टेरर में बदल जाती है। वो प्लेग्राउंड से जितनी जल्दी हो सके भागने लगती हैं। बड़ी बहन इंस्टिंक्टिवली अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी उनके पिता बड़ी बेटी को पकड़ लेते हैं और माँ छोटी को। पूरी फैमिली अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। पिता जब उस टेरर फिल्ड मोमेंट को याद करते हैं तो वो बाहर कदम रखने से पहले हेजिटेट करते हैं। वो अपनी बेटियों को पीछे छोड़ना नहीं चाहते, खासकर जब ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। एक आदमी को अपने परिवार के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तभी डोर नॉब हिलने लगता है जिससे सब चौंक जाते हैं। ह्यूंगजुन एक गोल्फ क्लब हाथ में पकड़े कॉशियसली गेट की ओर बढ़ता है। दरवाजे पर हो रही हलचल अचानक रुक जाती है, लेकिन तभी साइलेंस टूटती है जब दूसरी तरफ से किसी इंसान की आवाज गेट खोलने के लिए कहती है। गेट के पीछे से किसी और इंसान की आवाज सुनकर ह्यूंगजुन और भी डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि दरवाजे के दूसरी तरफ सच में कोई इंसान हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि वो कोई मॉन्स्टर हो। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ खड़ा लड़का बार बार आवाज लगाता है, जबकि अंदर ह्यूंगजुन अपने स्टैंस में रेडी रहता है। लेकिन फिर वो आवाजें बंद हो जाती हैं और खामोशी उसे यकीन दिलाती है कि जो कोई भी वहां था वो जा चुका है। अचानक फ्रंट गेट स्विंग होकर खुल जाता है और वहां से आने वाली तेज रोशनी ह्योंग जून को अपनी फैमिली को जल्दी से खींचकर प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ शट इन है जो एक प्लास्टिक बैग में सप्लाईज लेकर खड़ा है। ह्योंग जून उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है और शट इन खुद को नेक्स्ट डोर नेबर किम जून के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास पानी और संतरे हैं और वो खाने पीने के बाद में उनके साथ बैठकर कुछ बात करना चाहता है। अब हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का असली नाम पता चल गया है, इसलिए अब से हम उसे शट इन की जगह उसके असली नाम किम जून से बुलाएंगे। ह्यूंग जून थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रहता है, बट जब वो सोचता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके फैमिली को पानी और खाना अर्जेंटली चाहिए। उसे कोई रीजन नहीं दिखता कि वो इस हेल्प को रिजेक्ट करे। उसके माइंड में एक नैगिंग फीलिंग आती है कि शायद ये लड़का उनकी स्ट्रगल में जेन्युइनली हेल्प कर सकता है। इस थॉट के साथ ह्यूंग जून हमारे बॉय जून को वार्मली वेलकम करता है। मीनवाइल छोटी गर्ल्स पूरी तरह स्केयर्ड हैं। उनको नहीं पता कि ये स्ट्रेंजर कौन है और उनकी अनीज उनके फेसेस पर क्लियरली दिखाई देती है। उनकी हेजिटेशन इतनी ऑब्वियस है कि किम जून भी इस टेंशन को फील कर सकता है। उसे लगता है कि उसकी सडन एंट्री शायद उनके लिए थोड़ा ज्यादा शॉकिंग हो गई। जैसे ही वो बैठता है वो आसपास देखता है और नोटिस करता है कि ये जगह कितनी डार्क है। इट्स क्लियर कि इस फैमिली ने पर्पसली पूरे अपार्टमेंट को कर्टन से कवर किया हुआ है। उसे ये मूव काफी क्लेवर लगता है क्योंकि इससे मॉन्स्टर्स के उन्हें स्पॉट या अटैक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जून के दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है कि इस रूम को थोड़ा ब्राइटन किया जाए। वो अपने थॉट्स को इस एक काम पर फोकस करता है और सडनली पूरा रूम लाइट अप हो जाता है। ह्यूंग जून लाइट्स वापस आते देख थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। फिर किम जून एक वाटर बॉटल निकालता है और कहता है कि इससे बस अपने बच्चों को ट्रीट करो, अभी सरप्राइज होने का टाइम नहीं है। ह्यूंग जून जल्दी से वाटर बॉटल्स उठाता है और अपनी गर्ल्स को देता है। दोनों थर्स्टी गर्ल्स तुरंत पानी पीना शुरू कर देती हैं और हर सिप उन्हें ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। छोटी लड़की सियोयन इतनी जल्दी जल्दी पानी पीती है कि वो थोड़ा चोक हो जाती है। जब वो पानी पी लेती है तो जून उन्हें कुछ और ट्रीट करने का डिसीजन लेता है। वो एक संतरा निकालता है और सियोयन को देता है। लड़की की आईज एक्साइटमेंट से शाइन करने लगती हैं और इस जूसी फ्रूट को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे खा पाए, उसकी मॉम इसे पील करने का डिसाइड करती है। पील रिमूव करने के बाद वो अपने डॉटर को संतरा का टुकड़ा खिलाती है। जूसी स्वीटनेस जैसे ही सियोयन के माउथ में स्प्रेड होती है, उसका पूरा दिमाग एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसके चीक्स में हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है और वो अपनी खुशी रोक नहीं पाती। उसकी माम पूछती है क्या ये अच्छा है, और सियोयन खुशी खुशी सिर हिलाकर एक सिंपल यस कहती है। बड़ी सिस्टर नयोन एक्साइटमेंट में तुरंत संतरे की डिमांड करने लगती है। जब वो एक बाइट लेती है तो उसकी रिएक्शन भी सेम होती है, प्योर जॉय और स्वीटनेस से भरी। मीनवाइल जून को सिस्टम से नोटिफिकेशंस मिलते हैं। उसे पता चलता है कि पूरे फैमिली का ट्रस्ट लेवल उसके प्रति इंक्रीज हो गया है। सियोयन का ट्रस्ट लेवल तो 50 तक पहुंच गया है, जिससे उसका लॉयल्टी स्टैट 30 के ऊपर चला गया है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि चो सियोयन ने वैसल के तौर पर रजिस्टर होने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली हैं और अब वो लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। जून थोड़ी देर के लिए सोचता है। ऑल्दो सियोयन क्वालिफाई करती है, वो अभी भी बहुत छोटी है। रेगुलर सिटीजन्स के उलट जून सिर्फ 10 वैसल्स रजिस्टर कर सकता है और वो इतने केपेबल होने चाहिए कि कम से कम चॉय ह्यूंग जून के लेवल तक ऑर्डर्स फॉलो कर सकें। छोटी लड़की का ट्रस्ट स्काई हाई है, बट उसके फादर ह्यूंग जून का ट्रस्ट अभी भी 31 पर स्टक है। जून समझता है कि ह्यूंग जून जो फैमिली का की मेंबर है, उसका ट्रस्ट और बढ़ाना एसेंशियल है। अचानक ह्यूंग जून उसे बुलाता है और उसके परिवार के लिए इतनी काइंडनेस दिखाने के लिए सिंसियरली थैंक्स करता है। वो एडमिट करता है कि वो इस फेवर का बदला चुकाना चाहता है, बट फिलहाल वो श्योर नहीं है कि वो ये कैसे करे। इन रिस्पॉन्स जून सजेस्ट करता है कि वो उससे कॉरिडोर में आकर बात करें। कॉरिडोर में पहुंचने के बाद जून कैजुअली ह्यूंगजून से पूछता है क्या आपने सिटीजनशिप हासिल कर ली है। ये सुनते ही ह्यूंगजून के सामने सडनली एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है।
वो एडमिट करता है कि ये नोटिफिकेशन उनके पूरे फैमिली के लिए करीब 30 मिनट पहले आई थी और वो ये भी कंफर्म करता है कि उन्हें सिटीजनशिप मिल चुकी है। किम जुन तुरंत पूछता है कि उस समय कुछ अनयूजुअल हुआ क्या। ह्युंग जून तुरंत अग्री करता है और एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त वो कुछ देर के लिए अपनी बॉडीज मूव नहीं कर पाए थे। जून ये सब सुनकर समझ जाता है कि जब लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है तो वो टेम्पोरेरीली फ्रीज हो जाते हैं। इस मोमेंट को सीज करते हुए जून एक बार फिर ह्युंग जून से बात करता है, इस बार एक प्रॉमिस के साथ। वो कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा ताकि ह्युंग जून को वो जिंदगी वापस मिल सके जो इस मैडनेस के पहले थी। ह्युंग जून इस डिक्लेरेशन से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, जून अपने वर्ड्स पर और जोर देते हुए प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें मॉन्स्टर्स से बचाएगा और ये इंश्योर करेगा कि कोई भी क्रीचर उनके घर में कभी घुस ना सके। ह्युंग जून को इस पर पूरा भरोसा नहीं होता, सो किम जून कॉन्फिडेंटली उसे अश्योर करता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन ह्युंग जून को समझ आता है कि ये फ्री में नहीं होगा। वो डायरेक्टली पूछता है कि उसे इस प्रोटेक्शन के लिए क्या करना होगा। जून बिना इधर उधर की बात की क्लियर करता है कि इसमें रिस्क है और ह्युंग जून की जान भी जा सकती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो इसके लिए तैयार है। ह्युंग जुन हेजिटेट करता है, क्योंकि आखिर कौन अपनी जान को वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि उसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, वो अपनी हिम्मत जुटाता है और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो कुछ भी करने को रेडी है। वो आगे कहता है कि जून के आने से पहले भी वो अपनी जान पर खेलकर फूड और वाटर लाने जाने वाला था ताकि अपने परिवार को बचा सके। जून ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे फाइनली वो मदद मिल रही है जिसकी उसे जरूरत थी। फिर जून को याद आता है कि ह्युंग जून ने पहले एक गोल्फ क्लब पकड़ा हुआ था। वो उससे पूछता है कि ये कितने का है। ह्युंग जुन को समझ नहीं आता कि वो ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है कि ये करीब 5 लाख का है, या शायद उससे थोड़ा ऊपर नीचे। हम सब जानते हैं कि किम जून ये सवाल क्यों पूछ रहा था, लेकिन प्राइस सुनकर वो थोड़ा बम्ड आउट हो जाता है। उसे अनश्योर लगता है कि वो अभी इसे अपनी शॉप में लिस्ट करे या नहीं, क्योंकि फिलहाल वो अपने पैसे बेवजह खर्च नहीं कर सकता। ह्युंग जून उसकी रिएक्शन नोटिस करता है और पूछता है कि उसने ये टॉपिक अचानक क्यों उठाया। किम जुन क्विकली इस सवाल को टाल देता है और टॉपिक शिफ्ट करते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे वो दिन याद है जब मॉन्स्टर्स पहली बार आए थे। ह्युंग जुन कहता है, ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो कहता है कि वो दिन वीकेंड था और आज भी उसे उस दिन के बारे में सोचकर डर लगता है। किम जुन इस बात को एक्नॉलेज करता है और पॉइंट आउट करता है कि जो लोग उस दिन घर पर रहे वो सरवाइव कर गए। वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक सिंगल गॉब्लिन ज्यादा ताकतवर नहीं होता और उनके लेवल्स एक एडल्ट मेल से कम होते हैं। असली खतरा गॉब्लिन से ये है कि वो हमेशा ग्रुप्स में आते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं तो मानव भी तो सेम है, उनके पास भी ग्रुप्स बनाने की ताकत है। इसीलिए जून अपनी आर्मी को ग्रो करना चाहता है। वो फिर से ह्युंग जून से कहता है कि अब से वो दोनों और सर्वाइवर्स को ढूंढेंगे। जून का ये अट्रैक्टिव प्रपोजल कि सप्लाईज के बदले वो और सर्वाइवर्स को ढूंढने में मदद करेगा, ये चॉय ह्युंग जून का ट्रस्ट और बढ़ा देता है। अब जून अपने काउच पर रिलैक्स कर रहा है और पैसिवली ट्रस्ट गेन कर रहा है। बच्चों का ट्रस्ट लेवल इतना हाई है कि वो वैसल्स बन सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स अभी भी थोड़े कॉशियस हैं। जून उम्मीद करता है कि अगर वो और लोगों को अपने साथ जोड़ता रहा तो वो इवेंचुअली अपने परिवार से फिर से मिल सकेगा। उसके ये सुलझे हुए थॉट्स एक लाउड श्रीक से इंटरप्ट होते हैं जो नीचे से आती है। वो जल्दी से अपनी बैल्कनी खोलता है, ये देखने के लिए कि नीचे क्या चल रहा है। बिल्डिंग के सामने वो चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो थे दूसरे लोग। एक ग्रुप जिसमें कुछ यंग मैन और वुमेन थे, वो गॉब्लिन्स की एक बड़ी हॉर्ड से लड़ रहे थे। जितना जून चाहता था कि वो उनकी मदद कर सके, गॉब्लिन्स के साथ कॉम्बैट करना उसके लिए मुश्किल था। गॉब्लिन्स गुस्से में ग्राउल कर रहे थे और एक लड़का जो ग्रुप का लीडर लग रहा था, उसने एकदम परफेक्ट पिचिंग फॉर्म में एक फास्ट बॉल फेंकी। जैसे ही ये बॉल उसके हाथ से निकली, एक गॉब्लिन का सिर फट गया। एक मॉन्स्टर के डाउन होते ही ग्रुप के जीतने के ऑड्स बढ़ गई। जून को यह देखकर शॉक लगा। फिर एक लड़की ने अपने बो से एक साथ 2 एरोज लॉन्च किए। इन शॉट्स ने ग्रुप को 2 और किल्स दिलाए। बाकी गॉब्लिन्स अपने एलाइज को इतनी जल्दी गिरते हुए देखकर पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गए। इसके बाद बैटर ने जंप करके आखिरी गॉब्लिन के सिर पर इतनी फोर्स से हिट किया कि वो एक ही स्ट्राइक में खत्म हो गया। दूर खड़े गॉब्लिन्स जिन्होंने देखा कि उनके साथी मारे जा रहे हैं, वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ऐसा लग रहा था कि ये ग्रुप मॉन्स्टर हंटिंग में काफी कॉम्पिटेंट है। फिर भी एक लड़की ने पीछे से एक लाउड थड सुना। उसने बाउ स्ट्रिंग खींची, एक्सपेक्टिंग कि कोई पेस्की गॉब्लिन स्नीक अटैक करेगा, लेकिन ये बस एक रामेन पैकेट था जो ऊपर से गिरा था। ये जून का तरीका था ग्रुप का ध्यान अट्रैक्ट करने का। वो उन्हें अंदर बुलाने के लिए वेव करता है। वो डेस्परेट होकर अपने बिल्डिंग में आने का सिग्नल देता है। वो अपने आर्म्स इधर उधर हिला रहा था। वो एकदम गूफ जैसा लग रहा था, लेकिन उसे और कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तभी उसका डोरबेल बजा। शायद ह्युंगजुन अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करके वापस आ गया था। डोर के बाहर मिस्टर चॉय खड़े थे। वो नर्वस लग रहे थे और एक हैवी बॉक्स पकड़े हुए थे। जून ने उन्हें अंदर वेलकम किया, लेकिन जैसे ही ह्युंगजुन ने अंदर जाने की कोशिश की, वो एक इनविजिबल वॉल से रुक गया। जून के सिस्टम ने उसे अनक्वालिफाइड डीम किया था, जिससे पता चला कि बैरियर शायद सिटीजन्स पर भी अप्लाई होती है। केवल रजिस्टर्ड वेसल्स ही फ्रीली इस डोमेन में एंटर कर सकते हैं।
इस केस को समझकर ह्यूंग जून ने बॉक्स जून को दे दिया। बॉक्स के अंदर उनके घर की हर वो चीज थी जिसे वेपन की तरह यूज किया जा सकता था। जब जून ने इसे खोला तो उसे एक डिसेंट हॉल मिला, नाइव्स और एक पूरा टूल बॉक्स जिन्हें वो अपनी शॉप में लिस्ट कर सकता था। जून ने कैजुअली अपना स्टोर ओपन किया और 5 पानी की बॉटल्स और 5 रमेन पैकेट्स खरीदे। जब ह्यूंगजुन ने देखा कि जून बिना कुछ किए प्रेशियस सप्लाईज कॉन्जर कर रहा है तो वो शॉक से लगभग गिर पड़ा। जून ने सप्लाईज बॉक्स में डाले और ह्यूंगजून को टास्क दिया कि वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उन्हें मेन एंट्रेंस पर छोड़ दे। ह्यूंगजून को नीचे जाने में थोड़ा एप्रीहेंशन हुआ क्योंकि वो जानता था कि बाहर डेंजर है, लेकिन जून ने उसे अश्योर किया कि सब ठीक होगा। जून ने गॉब्लिन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ये पता लगाया था कि गॉब्लिन्स सिर्फ ब्रॉड डे लाइट में एक्टिव रहते हैं। सप्लाईज का पर्पस क्लियर था, वो इन चीजों का यूज बाहर के लोगों को अपने डोमेन में लाने के लिए करना चाहता था। इन टफ टाइम्स में जिसके पास खाना और पानी है वही पावर रखता है। वो ग्रुप जरूर जून को ढूंढेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उसके पास सप्लाईज हैं। जून ने मिस्टर चॉय को सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दी कि वो बॉक्स नीचे छोड़ दें। अगर उसे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना पड़ा तो टास्क आसान होना चाहिए। मिस्टर चॉय की रिसेप्टिवनेस देखकर जून को उसके लिए कुछ अच्छा करने का मन हुआ। उसने क्वेस्ट मेन्यू ओपन किया और वाटर और रामेन डिलीवर करने को एक ऑफिशियल क्वेस्ट के रूप में लिस्ट किया। उसने क्वेस्ट के रिवॉर्ड में थोड़ी एक्सपी भी ऐड की। जब मिस्टर चॉय के सामने क्वेस्ट प्रॉम्प्ट पॉप अप हुआ तो वो सरप्राइज था। उसने पूछा कि क्या ये मैकेनिक्स वीडियो गेम्स जैसे हैं। जून ने कंफर्म किया। चॉय फिलहाल लेवल 9 पर था और जून को पता था कि लेवलिंग अप और अच्छे रिवॉर्ड्स पाना उसके लिए बहुत जरूरी है। द रिलायबल डैड यानी मिस्टर चॉय ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर नीचे की ओर बढ़े। बिल्डिंग के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी पावर कट था, इसलिए उन्हें स्टेयर से ही जाना पड़ा। अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपनी गोल्फ क्लब भी साथ ले ली। 20वीं मंजिल से जमीनी मंजिल तक उतरने में उनकी डेड बॉडी पर काफी असर पड़ा, लेकिन कम से कम उन्हें सिर्फ सप्लाईज को नीचे रखना था। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि एक ग्रुप की सिलुएट इकट्ठा हो रही है। उन्होंने तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो अस्यूम कर लिया। अपनी पैरानोया और एंजाइटी के चलते उन्हें लगा कि वो किसी वाइल्ड और डिस्गस्टिंग गॉब्लिन्स के पैक को देख रहे हैं। उनका पहला इंस्टिंक्ट था कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाएं, लेकिन जल्दबाजी में मिस्टर चॉय का एंकल मुड़ गया और वो गिर पड़े। उनके हाथ से बॉक्स छूट गया और पानी की बॉटल्स और रेमन के पैकेट्स जमीन पर फैल गए। गिरने का दर्द तो असली था, लेकिन ग्रुप द्वारा नोटिस किए जाने का डर और भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने अपने पैर को हिलाने की कोशिश की, प्लीडिंग की वो काम करे, क्योंकि उन्हें लगा कि ग्रुप उन्हें नोटिस कर चुका होगा। जैसे जैसे वो प्रेजेंस अपने पास महसूस कर रहे थे, उन्होंने डर के मारे अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया, एक्सपेक्टिंग कि कोई उन पर अटैक करेगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सिलुएट में से किसी ने ह्यूमन लैंग्वेज में बात की। उन्हें थोड़ा रिलीफ और थोड़ा एम्बेरसमेंट महसूस हुआ। वो गॉब्लिन्स नहीं थे, बस एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल थे। उधर जून को नोटिफिकेशन मिला कि अनऑथोराइज्ड सब्जेक्ट्स उसके डोमेन में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, उसने अपनी अल्टीमेट आइज एक्टिवेट की और अपनी ऑल सीइंग विजन को पूरे टेरिटरी में एक्सपैंड किया। उसे पता चला कि मिस्टर चॉय ग्रुप को बिल्डिंग के अंदर ले आए हैं। नेचुरली ग्रुप अनफेमिलियर जगह को लेकर कॉशियस था। उन्हें बस इतना पता था कि ऊपर से किसी ने रामेन पैकेट फेंका था। इसका मतलब बिल्डिंग में फूड होना चाहिए जो उनके ड्विंडलिंग सप्लाईज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। किम जून के सिस्टम ने ग्रुप को सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल डीम किया और उसे प्रॉम्प्ट किया कि वो उन्हें ऑफिशियल सिटीजन्स बनने का प्रस्ताव दे। चॉय फैमिली को फोर्सफुली सिटीजनशिप दी गई थी क्योंकि वो पहले ही उसकी एक्सपैंडेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ चुके थे, लेकिन आउटसाइडर्स को चॉइस दी जाती है। जून को लगा कि ग्रुप उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर सकता है। वो कॉन्टिजेंसी प्लान सोच ही रहा था कि डोरबेल बज उठा। डिजिटल मॉनिटर पर उसने देखा कि मिस्टर चॉय फिर से बाहर खड़े थे। तब जून को एक वायबल प्लान सूझा। उसने बिग ब्रो के क्वेस्ट को एडिट किया और ह्यूंग जून को नया टास्क दिया, जो था उन 6 गेस्ट्स को एक गर्म खाना खिलाने का। क्वेस्ट एडिट होते ही वो मिस्टर चॉय के सामने पॉपअप हुआ। जून ने अर्ज किया कि वो ये टास्क पूरा करे क्योंकि उसके दिमाग में कुछ प्लान था। क्वेस्ट इनऑक्यूअस दिख रहा था, इसलिए मिस्टर चॉय ने एक्सेप्ट कर लिया और ग्रुप के पास चले गए। डिसेंट मील का वादा करके उन्हें कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। प्लान के अनुसार जून ने उन सभी को अपने फ्लोर पर एक्सेस दे दी। इसी तरह उसके सिटीजन्स की संख्या 10 तक बढ़ गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ उसे सिटीजन्स के द्वारा कमाई ईपी और मनी में 10% का इजाफा हुआ। ये अनपेक्स्ड बफ्स उसे मॉन्स्टर हंट्स में बहुत काम आने वाले थे। सिटीजन मैनेजमेंट टैब में उसने सभी के नेम्स, लेवल्स और ट्रस्ट पॉइंट्स देखे। लीड में था हदोंगजियन, जो लेवल 23 पर था और उसके पास 19 ट्रस्ट पॉइंट्स थे। कंग देओक्सू, किम गयुंग, यू हेरिम, किम गियोन और मून बेंगहो लेवल्स 10 से 17 के बीच थे और उनके ट्रस्ट पॉइंट्स भी वेरी कर रहे थे। हा दोंगजियन का लेवल 23 उसे हाल ही में मारे गए कैलिकन के स्ट्रेंथ लेवल के बराबर बना देता है। क्यूरियस होकर जून ने हा दोंगजियन को अलग से चेक किया और उसकी अवेकेंड एबिलिटी देखी, जिसका नाम था बेसबॉल थ्रो। ये एक डी रैंक स्किल है जो स्टेमिना कंज्यूम करके फेंकी गई गेंद की पावर को 3 गुना बढ़ा देती है। असल में अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति बेसबॉल फेंके तो ये एक लेथल वेपन बन सकती है।
और अगर स्किल उसकी पावर को 3 गुना बढ़ा दे तो ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन जाता है। ये स्किल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एकदम परफेक्ट है। जहां तक हे दोंगजियोन की ट्रस्ट की बात है, इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। फिलहाल जून ने इन सब लोगों के एक्सपी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को 10% पे सेट कर दिया है। अब उसे बस इन लोगों को कुछ मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट्स देने हैं और वो आराम से बैठकर पैसिवली एक्सपी और कैश कमा सकता है। जून को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऑटो हंटिंग गेम खेल रहा हो, लेकिन उसे अब भी इन लोगों को अच्छे से जानना होगा ताकि वो पता कर सके कि ये उसके लिए सही है या नहीं। आखिरकार ये लोग उसके परिवार से रियूनियन का रास्ता बना सकते हैं। अचानक हा दोंगजुन का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया, और वो भी बिना जून के कुछ किए। सिर्फ वही नहीं बल्कि किम गियोन और यू हियरिम के ट्रस्ट लेवल्स भी ऊपर गए। मिस्टर चॉय ने ग्रेशियस होस्ट की भूमिका निभाई और ग्रुप को अपने घर में वेलकम किया। मिसेस चॉय दौड़ते हुए आई, थोड़ी परेशान कि अचानक घर में इतने सारे अजनबी कैसे आ गए। उनके पति ने वादा किया कि वो बाद में सब एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सबको एक डिसेंट मील की जरूरत थी। बिना किसी प्रिपरेशन के कुछ बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जून के प्लान को सफल बनाने के लिए उन्हें मिसेस चॉय के कुकिंग स्किल्स की जरूरत थी। उन्होंने थोड़ा सोचा और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये ग्रुप, खासतौर पर हादोंगजियोन, जो स्क्वाड का लीडर था, अच्छे मैनर्स दिखा रहा था। उसने मिस्टर चॉय से जून के बारे में और जानकारी मांगी। मिस्टर चॉय ने बताया कि वो खुद जून के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस उन्हें इतना पता है कि वो काफी इंट्रीगिंग व्यक्ति हैं, जिसमें अपोकलिप्स के पहले वाली लिविंग कंडीशंस को रिस्टोर करने की एबिलिटी है, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज में। यह सुनकर दोंगजन का असेसमेंट कंफर्म हो गया कि इन रिसोर्सेज के पीछे कोई मेटा ह्यूमन है। उसे लगा कि जून की एबिलिटी बेहद पावरफुल और रेयर है। थैंकफुली डॉन्जन इतना समझदार था कि उसने कोई गलत आइडिया नहीं लिया। उसने सोचा कि इतने पावरफुल इंसान को इम्प्रेस करना ही सही कदम होगा। आखिरकार अगर उनके पास कोई ऐसा हो जो इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर प्रोवाइड कर सके, तो वो इस वर्ल्ड में एक गेम चेंजर होगा। चूंकि खाना बनने में समय लगने वाला था, मिस्टर चॉय ने पूछा कि क्या ग्रुप नहाना चाहता है। ये सुनते ही लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने दिनों की गंदगी को धो पाना उनके लिए किसी स्वर्गिक अनुभव जैसा था। और जब मिस्टर चॉय ने यह भी बताया कि उनके पास गर्म पानी अवेलेबल है, तो उत्साह और बढ़ गया। चॉय हाउस होल्ड में लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम दोनों में बाथरूम्स थे, इसलिए लड़कियां पहले नहा सकती थीं। उन्होंने मिस्टर चॉय को ऐसे देखा जैसे वो कोई मसीहा हो। हालांकि लड़के अभी भी थोड़ा एप्रीहेंसिव थे। डोंगजन को लग रहा था कि यह एनिग्मेटिक जून किसी ऐसे मेटा ह्यूमन के जैसा है जिसकी एबिलिटी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब ग्रुप में से एक ने सुझाव दिया कि उन्हें जून को हराने के लिए उससे लड़ना चाहिए, तो डोंगजन ने उसे डांटते हुए चुप करवा दिया। उसने कहा कि उन्हें अपने बेनिफैक्टर को इम्प्रेस करना चाहिए, न कि कोई बेवकूफी करनी चाहिए। उसने अपने जूनियर से लिटरली हाथ जोड़कर कहा कि चुप बैठो, कुछ स्टूपिड मत करना। किसी भी हालत में ग्रुप का गोल यही था कि जितना हो सके वो उतना फूड और सप्लाई सिक्योर करें, और इसे बिना किसी फंस के हासिल करना ही उनका सबसे अच्छा मौका था। तो डॉन्जियन ने अपनी ग्रुप को समझाया कि उन्हें पोलाइट रहना है और हमेशा माहौल को समझना चाहिए। खुशकिस्मती से उनकी टीम का सबसे बोन हेडेड मेंबर भी डोंगजियन के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ग्रुप में से एक, यू हेरम, विजिबली अनकंफर्टेबल दिख रहा था। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं थी। एक अच्छे लीडर की तरह डोंगजियन यू के पास गया और उससे माफी मांगी कि वो उसे ऐसी सिचुएशन में खींच लाया। डोंगजियन को गिल्ट हो रहा था कि उसने सबको अपोकलिप्स के बीच अपने घर पर इनवाइट किया था। यू ने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसका एंग्शियस लुक साफ झलक रहा था। डोंगन ने वादा किया कि जैसे ही वो सब सप्लाईज सिक्योर कर लेंगे, वो साथ में यू की दादी के घर जाएंगे। यू ने डोंगजन के इस कंसिडरेशन के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसके दिल में वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस श्रापित अपोकलिप्स के तीसरे दिन ये संभावना कि एक फ्रेल बुजुर्ग महिला जो अकेले घर पर हैं अब भी जिंदा हो, ये लगभग ना के बराबर है। हालांकि डोंगजॉन ऑप्टिमिस्टिक था कि अगर सब एक साथ मिलकर मेहनत करें तो वो वहां पहुंच सकते हैं। अचानक उनकी बातचीत एक दरवाजे की आवाज से रुक गई। इस आदमी की ऑरा इलेक्ट्रिक थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनकी सारी नजरें एंट्रेंस पर टिक गईं। डोंगजन को ऐसा लगा जैसे वो किसी फियरसम प्रेडेटर द्वारा स्टॉक किए जा रहे हों। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी बॉल पकड़ ली। वो किसी भी समय उसे फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं था। दरअसल वो सिर्फ जून था, जो दोनों हाथों में प्लास्टिक बैग्स लिए अंदर आ रहा था। उसने ग्रुप की बातचीत सुन ली थी और उसने उनकी परेशानी में मदद का ऑफर किया। सबको एक अजीब मिक्सचर ऑफ डर और भरोसा महसूस हुआ। ये न्यू कमर शायद उन्हें इस अपोकलिप्टिक डिस्पेयर से बाहर निकालने में मदद कर सके। कुछ मिनट बीत गए और वो सब टेबल के आसपास शांति से बैठ गए। माहौल काफी टेंस था, जब तक कि हिएवॉन, जो फैटी की वाइफ थी, इस साइलेंस को तोड़ते हुए बोल पड़ी। उसने माफी मांगी कि उन सब के लिए कमरा थोड़ा छोटा था। डोंगन, जो कर्टियस बनने की कोशिश कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला कि सब ठीक है, क्योंकि वो बिना बताए आ गए थे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। तभी फैटी कमरे में आया और उसने बताया कि खाना रेडी है। एक एक करके उसने सबके सामने राइस की बोल्स रखी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक प्रॉपर मील खाने वाले थे। सब सोचने लगे कि आखिरी बार उन्होंने अच्छा खाना कब खाया था।
ये वॉन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी और हेजिटेट करते हुए बोली कि उसे नहीं पता कि उसने जो खाना बनाया है वो उनके टेस्ट के हिसाब से होगा या नहीं। जो खाना हियवॉन को सिंपल लग रहा था उसने ग्रुप की आर्चर को स्टंट कर दिया। वो डिशेस देखकर हैरान रह गई और अपने अमेजमेंट को रोक नहीं पाई। उसने हियवॉन से कहा कि खाना तो बहुत अच्छा है और ये भी कन्फेस किया कि बहुत समय बाद उसने इतना डिलीशियस खाना खाया है। हियवॉन ने थोड़ी शाई होकर उसकी तारीफों को लाइटली लिया और बताया कि ये सब जे ह्यून के दिए हुए इंग्रेडिएंट्स की वजह से था। उसने एडमिट किया कि अगर जे ह्यून की मदद न होती तो वो सिर्फ राइस और टेंजरीन्स ही बना पाती। इसी बीच जेह्यून ने नोटिस किया कि ये वॉन का ट्रस्ट लेवल 50 तक पहुंच गया है। वो क्वाइटली मुस्कुराया। उसे अपनी माँ की याद आ गई जो हमेशा खुश होती थी जब कोई उनके खाने की तारीफ करता था। लेकिन इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि ये वॉन का ट्रस्ट लेवल फैटी से ज्यादा हो गया था। बाद में सबने खाना शुरू किया और उन्होंने हे वॉन को उसके स्वादिष्ट खाने के लिए थैंक्स कहा। हे वॉन और फैटी देख रहे थे कि उनके गेस्ट्स कितनी ईगरनेस से खाना खा रहे थे, जैसे कि उन्हें सदियों से अच्छा खाना नहीं मिला हो। आर्चर एग रोल की तारीफ करते नहीं थक रही थी, जबकि एक और लड़की हेवॉन से बोली कि एग रोल बनाने का स्टाइल जापानीज तरीके की तरह लग रहा है। हेवॉन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और उसे खाने के लिए एनकरेज किया। तभी हेवॉन की सबसे छोटी बेटी ने उसे बुलाया, जिससे उसका ध्यान भटका। छोटी बच्ची भी एग रोल्स खाना चाहती थी, लेकिन हेवॉन ने जेंटली समझाया कि वो गेस्ट्स के जाने के बाद उसके लिए और बनाएगी। ये सुनकर बच्ची थोड़ी उदास हो गई। ये देखकर आर्चर ने हियवॉन की बेटी से पूछा कि क्या वो उसके साथ एग रोल्स शेयर करना चाहेगी। बच्ची की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं और उसने खुशी खुशी हामी भरी। वो तुरंत दौड़कर आर्चर की गोद में चढ़ गई। उसकी खुशी चेहरे से झलक रही थी। आर्चर ने उसे प्यार से देखा और सॉफ्टली कहा कि मुंह खोलो। फिर उसने उसे एक टुकड़ा खिलाया। बच्ची ने खुशी से चमकती मुस्कान दी, जिससे माहौल और वार्म लगने लगा। तभी जे ह्यून ने फैटी और हेवोन को इनवाइट किया कि वो भी उनके साथ बैठकर खाएं, क्योंकि खाना सबके लिए काफी था। दोनों ने पहले थोड़ा हेजिटेशन दिखाया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए सहमत हो गए और सभी के साथ खाना शेयर करने लगे। जैसे जैसे खाना पीना चलता रहा, कमरा हंसी मजाक और चीरफुल बातचीत से भर गया। जे ह्यून ने एक शांत पल लिया और इस वार्म सीन को देखा। इतनी लाइवली एटमॉस्फेयर देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा महसूस किए हुए कितना लंबा समय हो गया था। उसके ख्याल अपनी माँ की यादों की तरफ चले गए, जो हमेशा इतनी केयर दिखाती थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने साइलेंटली उम्मीद की कि उसका परिवार सुरक्षित और खुश हो। समय बीतता गया और देखते ही देखते खाना खत्म हो गया। वहां बस खाली प्लेटें बचीं। हेवॉन की छोटी बेटी, जो अब थोड़ी थक चुकी थी, वो बोली कि उसे रेस्ट करना है। हेवॉन ने उसे जेंटली उठाया और अपनी बड़ी बेटी से कहा कि वो उसे कमरे में सुलाने में मदद करे। फिर वो टेबल छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद जेह्यून ने सोचा कि अब सही समय है काम पर वापस लौटने का। उसने सबकी तरफ देखा और बोला कि उन्हें अपनी पिछली बातचीत को जारी रखना चाहिए। उसने पूछा कि अगर दादी का घर इतना पास था तो वो वहां क्यों नहीं पहुंच पाए। डोंगन, जिसका एक्सप्रेशन सीरियस था, उसने बोला कि ये सब गॉब्लिन्स की वजह से था। जेह्यून ने आईब्राउ उठाया। उसे शक हुआ कि सच में गॉब्लिन्स की वजह से ऐसा हुआ। उसने अपनी पहली एनकाउंटर को याद किया और सोचा कि क्या वो सच में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते थे। डोंगन ने सिर हिलाकर कंफर्म किया कि यह सच था। उसने एक्सप्लेन किया कि गॉब्लिन्स ने एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट को ढूंढ लिया था और उसे अपना बेस बना लिया था। जेह्यून की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने पूछा कि क्या उन्हें अंदाजा है कि वहां कितने गॉब्लिन्स हैं। डोंगन ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि अंडरग्राउंड एरिया में कई हजार गॉब्लिन्स मौजूद हैं। जेह्यून थोड़ी देर के लिए रुका और केयरफुली सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी एबिलिटीज सिर्फ ग्राउंड लेवल से लेकर लेवल 30 तक ही इफेक्टिव थीं, यानी वो अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में ज्यादा यूजफुल नहीं होंगी। अचानक सब कुछ उसे क्लियर लगने लगा। यही तरीका था जिससे गॉब्लिन्स ने इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन की थी। डोंगन ने अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखी। उसने बताया कि अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट सीधा उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस से जुड़ा था जहां उन्हें पहुंचना था। गॉब्लिन ने उसे अपना स्ट्रैंग होल्ड बना लिया था और वो रेयरली बाहर निकलते थे। जे ह्यून को पास वाली साइड रोड्स याद आईं और उसने डोंगन से उनके बारे में पूछा। उसे याद था कि कुछ ऑल्टरनेटिव पाथ्स थे जो वो ले सकते थे। डोंगन ने सिर हिलाया और एडमिट किया कि उनका इनिशियल प्लान साइड रोड्स का यूज करके भागने का था, लेकिन वहां उन्हें गॉब्लिन्स से भी खतरनाक चीज मिली थी। ये सुनकर जे ह्यून और ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने डोंगन से पूछा कि गॉब्लिन्स की आर्मी से ज्यादा डेंजरस क्या हो सकता है। डोंगन ने बताया कि उसने एक मैसिव शैडो देखी थी जो एक भालू जैसी लग रही थी। उसने समझाया कि वो लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकलने में सफल हो पाए क्योंकि वो भालू गॉब्लिन्स से लड़ रहा था, जिससे उन्हें भागने का एक छोटा सा मौका मिल गया। जे ह्यून ने सोचा कि ऐसे बड़े क्रीचर से डील कैसे किया जाए और उसने डोंगन से उस क्रीचर से रिलेटेड और डिटेल्स मांगी। डोंगन ने कन्फेस किया कि वो पूरी तरह श्योर नहीं था कि वो सच में भालू था, क्योंकि अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ साफ नहीं दिखा। जे ह्यून ने डिसाइसिवली कहा कि सूनर और लेटर उन्हें गॉब्लिन्स और उस शैडोवी फिगर दोनों का सामना करना ही होगा।
डोंगन सहमत हुआ लेकिन नीचे देखने लगा, ये मानते हुए कि उनके ग्रुप की कुछ लिमिटेशंस थीं और वो दोनों थ्रेट्स को एक साथ हैंडल करने के लिए रेडी नहीं थे। जेह्यून को यह सुनकर क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। इस पर आर्चर ने आगे बढ़कर बताया कि वो और डोंगन दोनों कॉम्बैट में एरोज और बेसबॉल्स जैसे आइटम्स पर रिलाई करते हैं, लेकिन उनकी सप्लाई अब ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी और उसे आसानी से रिप्लेनिश करना मुश्किल था। इन चैलेंजेस के बावजूद डोंगन कंपोज रहा और उसने सजेस्ट किया कि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकता है, मगर उसने उनके करंट वेपन्स यानी एरो और बेसबॉल को एक बार देखने के लिए कहा। बिना किसी हेजिटेशन के आर्चर ने अपना इक्विपमेंट उसे दे दिया। फिर सिस्टम ने जेह्यून को प्रॉम्प्ट किया, पूछते हुए कि क्या वो इन नए आइटम्स को लिस्ट करना चाहता है। जेह्यून ने कंफर्म किया और सिस्टम ने उन्हें स्कैन करना शुरू किया। कुछ ही पलों में सिस्टम ने इन आइटम्स को रेप्लिकेट करने की कॉस्ट डिस्प्ले कर दी। जब सिस्टम ने पूछा कि क्या वो इसे कंफर्म करना चाहता है, तो जेह्यून ने सहमति दे दी। जेह्यून ने टेबल के चारों ओर देखा और पूछा कि क्या सब लोग आर्चर के वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप ने साइलेंटली सिर हिला दिया, ये समझते हुए कि अभी सिर्फ एक ही बो अवेलेबल था। जेह्यून ने उनकी चुप्पी को अग्रीमेंट समझा और सिस्टम की तरफ मुड़कर आर्चर के 5 बोज और कई सेट्स ऑफ एरो का भी ऑर्डर दे दिया। नए क्रिएटेड आइटम्स टेबल पर दिखाई दिए। फिर जेह्यून ने ग्रुप को एनकरेज किया कि जो लोग अभी भी वेपन्स यूज करने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उन्हें अब वेपन्स चलाना सीखना चाहिए। उसने फर्मली कहा, ये अब से तुम्हारे प्राइमरी वेपन्स होंगे। जैसे ही आइटम्स मटेरियलाइज हुए, सिस्टम ने जे ह्यून को नोटिफाई किया कि डोंगन के ग्रुप के कुछ मेंबर्स का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है। इस बीच मून की नजर वेपन्स पर टिक गई। वो जे ह्यून की रिसोर्सफुलनेस देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि अगर जे ह्यून उनके साथ रहा तो शायद वो सच में उसकी दादी को बचा सकते हैं। सिस्टम ने कंफर्म किया कि मून का जे ह्यून पर ट्रस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। डोंग गन भी चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि जेह्यून के सपोर्ट से उनकी हंटिंग स्पीड ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। एक और लड़की ने कहा कि जेह्यून की मदद से अब उन्हें एरोज कलेक्ट करने के लिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी सेफ्टी भी बढ़ेगी। इसके बाद जेह्यून ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अनाउंस किया कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें सबसे पहले गॉब्लिन्स की संख्या कम करनी होगी। डोंगन ने सहमति जताई और पूछा कि वो हंटिंग कब शुरू करेंगे। जेह्यून ने डिसाइसिवली जवाब दिया, कल सुबह। डोंगन थोड़ा हेजिटेंट लगा और उसने उसकी जल्दबाजी पर सवाल उठाया, लेकिन जेह्यून ने समझाया कि जितना जल्दी वो एक्शन लेंगे, उनकी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। आखिरकार डोंगन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। जेह्यून मून की तरफ मुड़ा और उसने उसे कॉन्फिडेंस से देखा, कल हम तुम्हारी दादी को बचाने जा रहे हैं। मून का चेहरा उम्मीद और एक्साइटमेंट से चमक उठा। उसे अब सच में यकीन हो चला था कि वो अपनी दादी से फिर मिल पाएगा, लेकिन डोंगन अभी भी कॉशियस था। उसने चिंता जताई कि इतने ऑब्स्टिकल्स के साथ वो ये कैसे मैनेज करेंगे। जे ह्यून ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान दी और आखिरकार अपना प्लान रिवील किया। हम गोब्लिन्स को बाहर लूर करने के लिए बेट स्ट्रेटजी यूज करेंगे। जैसे ही जेह्यून ने बात खत्म की, टेबल पर बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, उसके प्लान के और डिटेल्स का इंतजार करते हुए। डोंगन और आर्चर गर्ल सोच में डूबे हुए थे। वो ये विचार कर रहे थे कि क्या सच में ये आइडिया काम कर सकता है। चश्मे वाले लड़के ने चिंता जताते हुए कहा कि प्लान तभी सफल होगा अगर सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चले। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे, तभी सिस्टम ने जे ह्यून को नोटिफाई किया कि फैटी को जो मिशन असाइन किया गया था वह पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 30,000 एक गोल्ड का इनाम भी दिया गया। जे ह्यून हैरान रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हर मिशन के पूरा होने पर पेमेंट मिलती है। यकीन करने के लिए उसने दोबारा नोटिफिकेशन पढ़ा और यह सच था। जल्दी ही उसे समझ आया कि पैसे का इस्तेमाल कर वह अपने नागरिकों को मिशन असाइन कर सकता है, जिससे वे लेवल अप कर सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा पैसे होंगे, उतनी ज्यादा पावर हासिल की जा सकती थी। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने सोचा कि यह लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन फिलहाल वह इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता था। सिस्टम ने उसे एक और नोटिफिकेशन दिया। ह्योंग जून का ट्रस्ट लेवल बढ़कर 50 पॉइंट्स हो चुका था, जिससे एक नया स्टेटस लॉयल्टी अनलॉक हो गया। 30 पॉइंट्स से ज्यादा लॉयल्टी होने के कारण फैटी अब सिर्फ एक रेजिडेंट नहीं बल्कि वासल बन चुका था। सिस्टम ने ह्योंग जून के अपडेटेड स्टैट्स और एट्रीब्यूट्स दिखाए। वह अब लेवल 9 पर था। उसका ट्रस्ट 51 पॉइंट्स और लॉयल्टी 62 हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके पास कोई अवेकन स्किल नहीं थी और 0% शेयर किया गया एक्सपी था। सभी जानकारी को ध्यान से एनालाइज करने के बाद जे ह्यून ने फैसला किया कि वो फैटी को अपना पहला वेसल रजिस्टर करेगा। जैसे ही उसने उसे कंफर्म किया, फैटी के शरीर से ब्लू ऑरा निकलने लगी और उसे अचानक बदलाव महसूस हुआ। उसका पसीना बहने लगा और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि पहला वेसल रजिस्ट्रेशन सफल रहा। इसके साथ ही जे ह्यून की नई स्किल समन वैसल एस अनलॉक हो गई, जिससे वह अपने वासल को अपने घर के अंदर समन कर सकता था। हालांकि इस स्किल का कूलडाउन 2 घंटे का था। सिस्टम ने ह्योंग जून के स्टैट्स फिर से अपडेट किए। अब वह लेवल 20 तक पहुंच चुका था।
और उसे नया फर्स्ट सर्वेंट टाइटल मिला। इसके साथ ही उसकी पहली स्किल गुरिल्ला स्ट्रेंथ अवेकन हुई, जो एक ई टियर पैसिव एबिलिटी थी जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देती थी। सिस्टम ने यह भी बताया कि फर्स्ट सर्वेंट टाइटल के कारण फैटी जो भी एक्सपी और गोल्ड हंटिंग से कमाएगा वह जे ह्यून के साथ शेयर होगा। इसके अलावा सिस्टम ने रिवील किया कि जे ह्यून अपनी अल्टीमेट आइज स्किल का उपयोग करके अपने वैसल को अपने घर से 5 मीटर के अंदर समन कर सकता था। फिर जे ह्यून ने नोटिस किया कि ह्योंग जून के लेवल के पास एक प्लस सिंबल था। उसने सोचते हुए इसे दबाया और पता चला कि यह वैसल का लेवल बढ़ाने का फीचर था, लेकिन इसमें 1 करोड़ सोना लग जाएगा। इतनी भारी कीमत देखकर जेह्यून चौंक गया और कहा कि यह सिर्फ एक वैसल स्किल के लिए बहुत ज्यादा महंगा है। उसके चेहरे के भाव देखकर टेबल पर बैठी औरत ने पूछा कि क्या हुआ। जेह्यून ने बात टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, और उसने अपना ध्यान ह्योंग जून यानी फैटी की तरफ किया। फोकस ह्योंग जून पर चला गया, जिसने कहा कि उसका शरीर ताकत से भरपूर महसूस हो रहा है। उसकी नसें उभर आई थीं। उसने पूछा कि क्या ये बदलाव जे ह्यून की वजह से हुए हैं। जे ह्यून ने सिर हिलाकर कंफर्म किया। ह्योंग जून ने अपने हाथों को देखकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर 10 साल जवान हो गया हो। जे ह्यून ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि फैटी को रेस्क्यू मिशन टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और उसने उसे एक बो सौंप दिया। फैटी को यह देखकर हैरानी हुई। जे ह्यून ने समझाया कि वैसल्स को नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले डबल रिवॉर्ड मिलता है। फिर उसने आदेश दिया कि उसे जितने ज्यादा हो सकें उतने मॉन्स्टर्स को हराना होगा। फैटी ने सिर हिलाकर हामी भरी, और जे ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे फैटी पर पूरा भरोसा है। कुछ देर बाद घर के पहले फ्लोर पर रेस्क्यू टीम सर्वाइवर्स की तलाश कर रही थी। बेसबॉल बैट पकड़े लड़के ने पूछा कि क्या पहली मंजिल की तलाशी लेना जरूरी है। डोंगन ने उसे याद दिलाया कि ये जे ह्यून का आदेश है। टीम ने अपना पहला मिशन शुरू किया। उन्हें बिल्डिंग में बचे हुए सभी सर्वाइवर्स को ढूंढकर 30वीं मंजिल तक पहुंचाना था। इस मिशन का एक अहम हिस्सा था गॉब्लिन्स को बाहर निकालकर उनका खात्मा करना, जबकि जितने हो सके उतने सर्वाइवर्स को बचाना। बेसबॉल बैट पकड़े लड़के ने प्लान को स्वीकारा और ग्रुप आगे बढ़ गया। डोंगन टीम को अलर्ट रहने के लिए चिल्लाते हुए कहता है कि गॉब्लिन्स कभी भी किसी भी दिशा से हमला कर सकते हैं। टीम ने अपनी सर्च जारी रखी, लेकिन अभी तक न तो कोई सर्वाइवर मिला और न ही कोई गॉब्लिन। टीम को गाइड करते हुए डोंगन ने कुछ अजीब नोटिस किया। कुछ मेंबर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फर्श पर कई लाइफलेस बॉडीज पड़ी थीं, जो गॉब्लिन्स के शिकार बने थे। ये मंजर देखकर टीम को गहरा दुख और गुस्सा महसूस हुआ। उनकी गॉब्लिन्स के प्रति नफरत और भी बढ़ गई, लेकिन उनके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए डिटर्मिन्ड होकर उन्होंने दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ना जारी रखा। दूसरे फ्लोर पर सिचुएशन और भी खराब थी। चारों तरफ लाइफलेस बॉडीज बिखरी हुई थीं, जिससे टीम और भी ज्यादा शॉक में आ गई। इसके बावजूद उन्होंने तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ना जारी रखा। जब वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो वहां सब कुछ शांत लग रहा था। टीम लीडर ने दरवाजों पर नॉक किया और पुकारने लगा, ये देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। बाकी टीम मेंबर्स ने भी ऐसा ही किया। उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें कोई सर्वाइवर मिल जाए। कई नाकाम कोशिशों के बाद टीम के मेंबर्स ने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। उन्हें एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। लेकिन बेसबॉल बैट लिए खड़ा लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। उसने टीम को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया और चौथे फ्लोर की तरफ बढ़ने का फैसला लिया। चौथे फ्लोर पर पहुंचकर उन्होंने फिर से दरवाजों पर नॉक किया और खुद को रेस्क्यू टीम बताते हुए आवाज लगाई। तभी एक दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक आदमी थकी हुई एक्सप्रेशन के साथ बाहर आया। उसने पूछा कि क्या वो सच में रेस्क्यू टीम से हैं। फिर उसने कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है और वो पानी की भीख मांगने लगा। डोंगन ने तुरंत एक बॉटल निकाली और उसे दे दी, लेकिन आदमी अब भी स्केप्टिकल था। उसने दोबारा पूछा कि क्या वो सच में रेस्क्यू टीम से हैं। डोंगन ने उसे आश्वस्त किया। उसने समझाया कि वो इस बिल्डिंग का ही निवासी है और वो बाकी सर्वाइवर्स को एक सेफ लोकेशन तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। आदमी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसने दरवाजा थोड़ी देर के लिए बंद किया, लेकिन फिर उसने दरवाजा खोला और 2 और लोगों को अंदर से बाहर आने दिया। उसने खुद को होंग योंग सू के नाम से इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो उसकी टीम पर भरोसा करेगा। डोंगन ने भी अपना नाम बताया और कहा कि वो भी उनसे कोऑपरेशन ही चाहता है। फिर डोंगन ने टीम की लड़कियों को होंग योंग सू और उसके साथियों को 30वें फ्लोर तक एस्कॉर्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया, ताकि वो वहां सेफ रह सकें। होंग योंग सू थोड़ा हिचकिचाया। उसने 30वें फ्लोर की सेफ्टी को लेकर सवाल किया और जाने से मना कर दिया, लेकिन तभी उसका बेटा बोला कि वो काफी समय से रेस्क्यू का इंतजार कर रहा था और शायद ऊपर कोई हेलीकॉप्टर भी उनका इंतजार कर रहा हो। लड़की ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि वहां हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन वहां गर्म खाना मिलेगा और नहाने का भी मौका मिलेगा। ये सुनकर होंगजुन की बेटी बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने सोचा कि क्या सच में उन्हें इस एपोक्लिप्स के बीच भी नहाने को मिलेगा। लड़की हंसकर बोली कि हाँ, और वो भी गर्म पानी से। बेटी ने तुरंत अपने पिता की ओर देखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि अब और देर न करें और उनके साथ चलें। आखिरकार आदमी अपने बच्चों की बात मान गया। कुछ देर बाद सिस्टम ने जे ह्यून को नोटिफाई किया कि कुल सिटीजन्स की संख्या 40 हो गई है। इसके साथ ही उनकी एक्सपी और गोल्ड 90% तक बढ़ चुके थे।
कुछ समय बाद दिखाया गया कि मिशन सक्सेसफुल था और उन्होंने कई लोगों को बचा लिया। बुजुर्ग और बच्चे फैटी के घर में सुरक्षित रखे गए, जहां हर कोई खुश था, जबकि नौजवान लड़के हॉलवे में रुके थे। डोंगन ने कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म किया कि अब वो कुल 40 लोग हैं और सर्च में कोई भी मिसिंग नहीं है। जे ह्यून ने टीम के सभी मेंबर्स को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद जे ह्यून ने अपनी स्किल एब्सोल्यूट आई एक्टिवेट की, जिससे उसकी आंखें काली हो गईं। उसने ध्यान से अपने नागरिकों की हर मूवमेंट देखी। कोई कुर्सियां उठा रहा था, कोई सीढ़ियों पर केबल्स का काम कर रहा था, कोई कॉरिडोर में केबल्स बिछा रहा था और कुछ लोग भारी सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। स्किल खत्म होने के बाद उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं और मुस्कुराते हुए उसने डोंगन को कहा कि अब गॉब्लिन हंटिंग ऑपरेशन का फेज 2 शुरू करने का टाइम आ गया है। अब हॉलवे में डोंगन ने सभी को फोकस करने के लिए कहा। जब वो प्लान समझाने लगा कि ये मिशन कैसे होगा, सभी मेंबर्स धैर्य से सुनते रहे। जब डोंगन ने समझाया कि कैसे वे बेसमेंट में छुपे सभी गॉब्लिन्स को बाहर निकालेंगे, सबसे पहले वे पहले अंडरग्राउंड फ्लोर पर काम शुरू करेंगे। ग्रुप को 2 टीमों में बांटा जाएगा, जिनका गोल होगा बेसमेंट 1 पर जितने गॉब्लिन्स हैं उन्हें खत्म करना। उसके बाद वे बेसमेंट 2 पर बढ़ेंगे और वहां के गॉब्लिन्स को भी पूरी तरह खत्म करेंगे। तभी चश्मा पहने एक लड़के ने हाथ उठाया और सवाल किया, अगर उम्मीद से ज्यादा गॉब्लिन्स आ गए तो हम क्या करेंगे? उसने यह भी मेंशन किया कि अगर गॉब्लिन्स ने काउंटर अटैक कर दिया तो फर्श पर पड़ी डेड बॉडीज उनके एस्केप के रास्ते में रुकावट बन सकती है। आर्चर और डोंगन दोनों कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वे सभी गोब्लिन्स को खुद ही संभाल सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास पहले से कहीं ज्यादा एरोज थे। लड़के ने सिर हिलाया और कहा कि उसे उन पर पूरा भरोसा है। तभी अचानक उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। जैसे ही उन्होंने साउंड की ओर देखा, उन्होंने 3 गॉब्लिन्स का एक छोटा ग्रुप नोटिस किया जो अटैक करने के लिए तैयार था। गॉब्लिन्स को पहला मूव करने का मौका दिए बिना आर्चर ने तेजी से अपनी बो उठाई और 2 तीर चलाए। दोनों तीर सीधे 2 गॉब्लिन्स के सिर में जाकर लगे, जिससे वे तुरंत गिर गए। अब सिर्फ एक गॉब्लिन बचा था। बिना किसी हिचकिचाहट के बैट वाले आदमी ने तेजी से चार्ज किया और एक ही वार में बची हुई गॉब्लिन की खोपड़ी तोड़ दी। अब तीनों गॉब्लिन्स लाइफलेस होकर जमीन पर पड़े थे। ग्लासेस पहने लड़के ने बैट वाले आदमी से पूछा कि जब उसने पहले कहा था कि गॉब्लिन्स को हराने के लिए बो की जरूरत होगी, तो अब वो बैट क्यों इस्तेमाल कर रहा था? उसने माना कि उसकी बात सही थी। इस बीच आर्चर ने एक गॉब्लिन के शरीर की ओर इशारा किया और नोट किया कि वे कुछ देर बाद गायब हो रहे थे। मून को यह देखकर अजीब लगा और उसने सोचा कि क्या यह जे ह्यून की किसी स्किल का असर था। डोंगन ने घोषणा की कि इस फ्लोर पर मिशन पूरा हो चुका है और अब वे बेसमेंट 1 पर बढ़ेंगे। हालांकि मून अभी भी सोच में डूबा था। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि जेह्यून के पास गोब्लिन की डेड बॉडीज को हैंडल करने का कोई तरीका होगा। तभी सिस्टम ने जेह्यून को अलर्ट किया कि सिटीजन्स की ट्रस्ट बढ़ रही है। अब सीन जेह्यून पर शिफ्ट होता है, जो आराम से बैठा एक बोतल खोल रहा था, जबकि उसके सामने कई सिस्टम विंडोज दिखाई दे रही थी। उसे ये मोमेंट काफी एंजॉयबल लग रहा था। उसने कहा कि उसका ये करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने खुद को भरोसा दिलाया कि वो अब भी सब पर नजर रख रहा है। सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन भेजा, ये दिखाते हुए कि मून का ट्रस्ट 50 तक पहुंच गया है, जिससे लॉयल्टी अनलॉक हो गई। लॉयल्टी स्टैट अब 30 पार कर चुका था, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कंडीशन थी। जेह्यून ये देखकर हैरान था कि उसने इतनी जल्दी ये स्टैट्स हासिल कर लिए, लेकिन उसने सोचा कि यह जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। फर्श पर बैठकर और सिस्टम विंडो को देखते हुए जेह्यून ने मून का स्टैट्स रिव्यू किया। उसका ट्रस्ट 55 और लॉयल्टी 88 तक पहुंच चुकी थी, जो काफी इंप्रेसिव थी। जेह्यून 88 लॉयल्टी देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन वो शांत रहा और उसने इसे एक पॉजिटिव रिजल्ट माना। हल्की सी आयरॉनिक स्माइल के साथ उसने सिस्टम विंडो पर एक बटन दबाया और कहा कि रिटेंशन रजिस्ट्रेशन का टाइम पूरा हो चुका है। वापस बेसमेंट 1 में अब पूरा ग्रुप गॉब्लिन्स के खिलाफ जमकर लड़ रहा था। तभी मून अचानक से ब्लू लाइट एमिट करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले फैटी ने किया था। उसने अपनी बो पकड़ी हुई थी, लेकिन तभी मून को एहसास हुआ कि उसके चारों ओर लाइटनिंग चमक रही थी। बाकी ग्रुप मेंबर्स भी शॉक्ड थे और वो पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि गॉब्लिन्स भी कंफ्यूज थे और वो तेज चमक की वजह से कुछ देख नहीं पा रहे थे। अंधेरे में मून की रेड आईज नजर आईं और ये साफ हो गया कि गॉब्लिन्स उस तेज रोशनी को झेल नहीं पा रहे थे, जिससे वे कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो गए। डोंगन चिल्लाया कि उसे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिसे वो मिस नहीं कर सकते। ग्रुप का एक हिस्सा तेजी से दूरी बनाने के लिए दौड़ा, जबकि बाकी वहीं रुके और बोझ से गॉब्लिन्स को दूर से टारगेट करने लगे। दोनों आर्चर्स की एक्यूरेसी जानलेवा थी। वे सिर्फ गॉब्लिन्स के सिर को टारगेट कर रहे थे। आर्चर, जो अब गुस्से में थी, ने एक स्विफ्ट मनूवर किया, जिससे कई और गॉब्लिन्स गिर पड़े। ये सब देखकर बाकी गॉब्लिन्स गुस्से से भर गए और पूरी ताकत से अटैक करने के लिए दौड़े। हालांकि ग्रुप पहले ही कई गॉब्लिन को मार चुका था, लेकिन उनकी संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। भागते हुए ग्रुप को एहसास हुआ कि उनके ओपोनेंट्स कितने ज्यादा एग्रेसिव थे और वे इतनी रिलेंटलेस फाइट की उम्मीद नहीं कर रहे थे। आर्चर ने चिल्लाकर सभी को इमरजेंसी स्टेयरवेल की ओर रिट्रीट करने के लिए कहा। बैट वाले आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद सेकंड बेसमेंट फ्लोर के सारे गॉब्लिन्स भी अब एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। जैसे ही ग्रुप इमरजेंसी स्टेयर्स पर पहुंचा, वे तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, बिना पीछे देखे।
डोंगन ने गॉब्लिन्स को रोकने के लिए दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन तभी एक गॉब्लिन ने अपने हाथ को गैप में फंसा दिया और सार्केस्टिकली बोला कि क्या डोंगन अकेले ही दरवाजा रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही ग्लासेस पहने लड़का और बैट वाला आदमी तुरंत डोंगन की मदद के लिए आए और वो मिलकर दरवाजे को धक्का देने लगे। लेकिन गॉब्लिन्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो धीरे धीरे दरवाजे को खोलने में कामयाब हो रहे थे। ग्रुप संघर्ष कर रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इतनी ज्यादा संख्या में गॉब्लिन्स को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई जिसने सबको आश्वस्त किया कि मदद आ रही है। वो फैटी था, जो गिरिला स्ट्रेंथ एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था, वही एबिलिटी जो जे ह्यून ने उसे पहले दी थी। एबिलिटी को एक्टिवेट करते ही फैटी ने अकेले ही दरवाजे को पकड़ लिया और गॉब्लिन्स को अंदर आने से रोक दिया। डोंगन ने पूछा कि क्या वो अकेले ठीक रहेगा, लेकिन फैटी ने सभी को ऊपर जाने के लिए कहा। हालांकि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, फिर भी वह पसीने से तर हो गया और वो पूरी ताकत से दरवाजे को थामे रखने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरी फोकस के साथ कहा कि ये उसकी ड्यूटी है जिसे उसे पूरा करना ही होगा। आखिरकार डोंगन ने उसे आवाज लगाई, ये बताते हुए कि सभी सेफ हैं और उसे भी सीढ़ियों पर ऊपर आना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के फैटी ने दरवाजे से पीठ मोड़ी और वो ऊपर भागने लगा, लेकिन आधे रास्ते में वह लड़खड़ा गया और नीचे गिर पड़ा। तभी गॉब्लिन्स उसके करीब पहुंच गए। फैटी जमीन पर पड़ा था और लगभग गॉब्लिन्स की पकड़ में आ चुका था। उसने अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा कि उसे छोड़कर भाग जाओ और इवैक्यूएशन जारी रखो। डोंगन झिझक रहा था, वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक कोई सीढ़ियों से नीचे कूदा और मदद के लिए आगे बढ़ा। वो बेसबॉल बैट वाला लड़का था। एक ही जोरदार स्विंग में उसने फैटी को मारने वाले गॉब्लिन का सिर चकनाचूर कर दिया। उसने जून को चिल्लाकर बुलाया और जल्दी करने के लिए कहा, साथ ही फैटी की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैटी, जो अभी भी जमीन पर था, वो अपनी जान बचाने वाले के करीब रेंगने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक गॉब्लिन ने उसका पैर पकड़ लिया और तभी फैटी बिना किसी ट्रेस के अचानक गायब हो गया। उसे बचाने वाला लड़का स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। आगे देखते ही उन्होंने पाया कि गॉब्लिन्स का झुंड बिना रुके आगे बढ़ रहा था। अचानक एक गॉब्लिन हवा में छलांग लगाकर बैट वाले लड़के पर हमला करने आया, लेकिन उसने एक जोरदार वार किया और उसे हवा में ही गिरा दिया। इस बीच बाकी के ग्रुप मेंबर्स ने अपनी बोझ से उसे सपोर्ट किया और बैट वाले लड़के से तेजी से भागने के लिए कहा। गॉब्लिन्स करीब आते जा रहे थे। डोंगन और आर्चर ने घबराकर चिल्लाया और उसे जल्दी भागने की मिन्नत की। बिना पीछे देखे डिओक्सू ने अपनी बैट को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। बाहर चांदनी रात में एक विशाल बेयर लाइक क्रीचर, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं, वो एक गॉब्लिन को बेरहमी से खा रहा था। गॉब्लिन की दर्द भरी चीखें रात की शांति को चीर रही थीं। हर सेकंड इस प्राणी की सिनिस्टर ऑरा और भी भयानक होती जा रही थी। छोटे गॉब्लिन को पूरी तरह खाने के बाद उसके नुकीले दांत और जलती हुई आंखें साफ इशारा कर रही थीं कि उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। उसने एक डरावनी ग्राउल के साथ फिर से घोषणा की कि वह और खाना चाहता है। तभी उसके पीछे से अजीब चीखें गूंजने लगीं, एक ऐसी आवाज जो इस शांत रात में नहीं होनी चाहिए थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और नोटिस किया कि यह शोर एक बड़े बिल्डिंग से आ रहा था। संयोग से बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल अब भी रोशनी में जगमगा रही थी। इस प्राणी की ब्लड लस्ट और बढ़ गई। उसने गुर्राकर कहा कि वह इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोगों को खा जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। अचानक एक स्वर्लिंग पर्पल पोर्टल से फैटी नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। चिंता मत करो, हमारा फैटी मरा नहीं था, बल्कि जे ह्यून की एबिलिटी की वजह से उसे सुरक्षित टेलीपोर्ट कर दिया गया था। जे ह्यून, जो दूर से पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था, वो सही समय पर फैटी को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब रहा। फैटी जमीन पर गिरा, लेकिन एक क्लमजी हीरो पोज में। राहत महसूस करते हुए वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। जे ह्यून, जो पास ही खड़ा था, वो मुस्कुराकर बोला, वो बहुत करीब था। फैटी ने अपनी आंखें मलीं, ये देखने के लिए कि क्या वह सपना देख रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि जे ह्यून उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। जे ह्यून ने समझाया कि उसने एब्सोल्यूट आई एबिलिटी का इस्तेमाल कर हर चीज पर नजर रखी थी और वह खुश था कि वैसल समनिंग एबिलिटी पूरी तरह काम कर रही थी। जब फैटी उठने की कोशिश करने लगा तो उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि जब गॉब्लिन ने उसे पकड़ा था तो उसने उसे चोट पहुंचा दी थी, लेकिन यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला। जेह्यून ने तुरंत पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन फैटी ने उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा कि उसकी चोट जितनी जल्दी लगी थी उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाएगी। लेकिन जे ह्यून ने नोटिस किया कि उसकी इन्वेंट्री में मेडिकल सप्लाईज की कमी थी। उसने कहा कि उसे कुछ दवाइयां सिस्टम में रजिस्टर करनी चाहिए। उसने फैटी को थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। हालांकि फैटी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। अंदर जाकर जेह्यून ने मेडिकल सप्लाईज खोजनी शुरू की और जल्द ही उसे एक फर्स्ट एड किट मिल गई। उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि ऐसी सिचुएशंस में मेडिसिन कितनी जरूरी होती है। ये नजारा उसे अपने बचपन की याद दिलाने लगा, जब उसकी माँ उसके लिए ऐसी ही चीजें लाती थी। वह कुछ पल के लिए डीप थॉट में चला गया। जब उसने किट खोली तो उसने देखा कि इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा चीजें थीं।
फर्श पर बैठकर उसने उन सभी आइटम्स को ध्यान से देखा और बुदबुदाया कि उसकी इन्वेंट्री में सिर्फ 4 स्लॉट्स ही बाकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रजिस्टर करना बाकी है। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने फैसला किया कि वह इंडिविजुअल मेडिसिन के बजाय पूरी फर्स्ट एड किट को रजिस्टर करेगा। सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की और किट को स्कैन करने लगा। जल्द ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसमें कंफर्म किया गया कि यह एक स्टैंडर्ड फर्स्ट एड किट है जिसकी वैल्यू 77,330 है। बिना किसी हिचकिचाहट के जे ह्यून ने इसे स्वीकार कर लिया। वापस कॉरिडोर में जे ह्यून फर्स्ट एड किट लेकर फैटी के पास आता है। फैटी नोटिस करता है कि जे ह्यून को उसकी सच्ची चिंता है, जबकि वह उसे बमुश्किल जानता है। घुटने टेक कर जे ह्यून गोबलिन से हुए घाव को जांचने की अनुमति मांगता है। फैटी अपने पैंट को ऊपर करता है और अपने काफ के पास एक कट दिखाता है। एक ट्वीजर्स और रुई के साथ जे ह्यून चेतावनी देता है कि वह पहले घाव को डिसइंफेक्ट करेगा। सावधानी से रुई को कट पर लगाते हुए जे ह्यून बड़े ध्यान से काम करता है। हालांकि फैटी को दर्द हो रहा है, फिर भी वह जे ह्यून को आश्वस्त करता है कि वह इसे सहन कर सकता है। सिस्टम तुरंत जे ह्यून को सूचित करता है कि फैटी का ट्रस्ट लेवल और लॉयल्टी बढ़ गया है। घाव को आंशिक रूप से साफ करने के बाद फैटी जे ह्यून का धन्यवाद करता है। जे ह्यून फर्स्ट एड सप्लाईज को वापस किट में पैक करते हुए दूसरों की चिंता व्यक्त करता है। वह खड़ा होता है और फैटी को आराम करने के लिए कहता है, यह बताते हुए कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। फैटी सिर हिलाता है और अपने बॉस के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत होता है। जे ह्यून आंखें बंद करता है, फोकस करता है और अपनी अल्टीमेट आईज एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं जब वह बिल्डिंग को स्कैन करता है, जिससे वह अंदर हो रही हर चीज को देख पाता है। इमरजेंसी स्टेयर्स पर डिओक्सू रिलेंटलेस गॉब्लिन्स से बचने की कोशिश कर रहा है। आर्चर अपने बेहतरीन निशाने के साथ उसे सपोर्ट करती है। वो गॉब्लिन्स को परफेक्ट हेडशॉट से खत्म करती है। डोंग गन और ग्लासेस वाला आदमी डिओक्सू को गॉब्लिन्स से दूरी बनाने में मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हैं कि वे एक बार में केवल एक गॉब्लिन को ही संभाल सकते हैं और वो डिओक्सू को तेज भागने के लिए कहते हैं। डिओक्सू जितनी तेजी से भाग सकता है वो भागता है, लेकिन गॉब्लिन्स उसका पीछा करना जारी रखते हैं जैसे उन्हें थकान नहीं होती। पीछे से एक इम्प्रूव्ड बैरिकेड के पीछे स्पोर्ट्स टीम तीर चलाती है जो डोक्सू के बेहद करीब से गुजरते हैं, लेकिन हर शॉट परस्यूइंग गॉब्लिन्स पर परफेक्टली लगता है। डिओक्सू आखिरकार सीढ़ियों के अंत तक पहुंचता है और एक छलांग लगाकर बैरिकेड को पार करता है। हालांकि एक लापरवाही के क्षण में 2 गॉब्लिन्स उसकी पीठ पर कूद पड़ते हैं। वो उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मून एक चिल्लाहट के साथ आगे बढ़ता है। वो अपने साथी की रक्षा करने के लिए कॉन्फिडेंट होता है। अपने बो से एक शक्तिशाली प्रहार करके क्लोज रेंज पर वह उन दोनों गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है जो उस पर कूदे थे। मून गंभीर चेहरे के साथ खड़ा होता है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं और वो डिटर्मिनेशन से भरी हुई हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह वापस इस स्टेयरवेल में कूद जाता है और सीधे गॉब्लिन्स के झुंड में घुस जाता है। डोंगन हैरान रह जाता है। मून के रैपिड और प्रिसाइज स्ट्राइक्स से गॉब्लिन हॉर्ड काफी कम हो जाती है। डोंगन और डिओक्सू उसके एडवांसेस को देखते रह जाते हैं। बाकी ग्रुप इस सीन को देखकर डिसबिलीफ में पूछते हैं कि क्या मून हमेशा से कॉम्बैट में इतना ही स्किल्ड था, और वो टिप्पणी करते हैं कि उसकी हरकतें पूरी तरह से पागलों वाली हैं। दूर से जे ह्यून सब कुछ ऑब्जर्व करता है और कमेंट करता है कि मून बहुत अच्छा कर रहा है। सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है मून का स्टेटस दिखाते हुए। उसका फुल नेम मून बाइवोंग हो है और उसका टाइटल सेकंड वेसल है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल 55 है और लॉयल्टी 88 है। उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है जो मेंटल एनर्जी का उपयोग करके उसकी लाइन ऑफ साइट के भीतर मूव करने की अनुमति देती है। मेंटल एनर्जी कॉस्ट कंप कैनन्स की संख्या और डिस्टेंस ट्रैवल के साथ बढ़ता है। एक स्लाई स्माइल और डार्क एंड आइज के साथ जे ह्यून टिप्पणी करता है कि मून को वैसल के रूप में रजिस्टर करना एक ब्रिलियंट डिसीजन था। अगर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप वीडियोस में और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट ढले वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे मैनहवा रिकैप की वीडियो है, तो उसे जरूर से चेक करना। चलिए मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।